और वेलकम ऑल। एक्चुअली मानसी ठक्कर जो नाम है आज उभरता हुआ सितारा जैसे चमक रहा है, वैसे उसका चैनल जो है फोटोग्राफी एजुकेटर, ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अगर आप देखोगे तो बहुत स्पीडी जो ये है, तो इसके पीछे सिर्फ उनका ही यानी मानसी का ही हाथ है ऐसा नहीं है। तो उनके डैडी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका जो भाई है पार्थ, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहा है, और इनके सबके एफर्ट के वजह से ये काफ़ी ग्रो हो रहा है। अगर आप देखोगे कि तकरीबन 1 साल के अंदर वो मेरे हिसाब से 1 लाख यानी सिल्वर शील्ड जो बोलते हैं वो उनको ज़रूर हासिल होगी। मानसी के बारे में बोलेंगे तो वह उसने बीएमएम किया है, और 2011 में उसने एनआईपी से फोटोग्राफी का कोर्स किया। फिर उसके बाद 2014 में वह मैं भी प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि उसने फोटोशॉप का जो कोर्स किया है वो मेरे पास से किया है 2014 में, और 2014 में ही उसने वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स किया। 2015 में वो डिजिटल मार्केटिंग सीखी। अभी ये डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट आ गया तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल ना ग्रो नहीं हो रहा था। तो मैंने मानसी को फ़ोन किया था और पूछा, अरे मानसी मेरा चैनल क्यों नहीं ग्रो हो रहा है? सो शी आस्क्ड मी टू कम देयर। मैं वहाँ पर गया, उसने काफ़ी चीज़ें मुझे समझाई और बहुत अच्छी तरह से समझाई, क्योंकि देखिए हर एक बंदा हर एक इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। ये तो पहली बात आप जान लीजिए। तो काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने मिली। और आप सोचिए कि ये जो लड़की है जो इतनी स्पीडी ग्रो हो रही है, उसने अपना वेडिंग स्टोरी टेलर्स नाम की जो कंपनी है वो 2011 में बनाई। उसके यानी वो सब मिलके ही कर रहे हैं सब पूरा काम। तो 2011 में उन्होंने चालू की, और 500 प्लस वेडिंग उसके बेल्ट के अंदर है। यानी आप सोच सकते हैं कितनी बिजी रहेगी वो। तो जब मैंने फ़ोन किया कि क्या मानसी तू हमारे ये वेब सीरीज में आ सकती है क्या, तो उसने 1 सेकंड भी ना सोचते हुए बोला, सर आपका है ना तो मैं ज़रूर आऊँगी, बिकॉज शी इज़ सो बिजी। और उसका जो कोर्सेस है वो भी इतने ज़बरदस्त बनाए हुए हैं। मैंने खुद उसमें कुछ चीज़ें देखी थी, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से उसने वो कोर्स डेवलप किया है। ऑनलाइन कोर्स, ये कॉन्सेप्ट मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता, जो क्लियर कट मैं बोलता हूँ, लेकिन उसने जिस तरीके से वो चीज़ बनाई है ना, वो आपको देखने लायक है, एंड एट वेरी अफोर्डेबल रेट। तो वो कोर्स के बारे में तो बताएगी। दूसरी चीज़ है कि उसने 2014 में सिखाना शुरू किया, और 2016 में उसने फोटोग्राफी एजुकेटर्स नाम से अपनी इंस्टीट्यूट चालू की। काफ़ी बढ़िया तरीके से वो सिखाती है। यानी उसके बारे में आप तो देखते रहेंगे उसका चैनल, तो अगर नहीं देखा तो मैं उसके लिंक प्रसाद सर को बोलूँगा कि नीचे डाले, जिस वजह से आप उनके चैनल पे जाके अगर जो भी सब्सक्राइबर हमारे हैं, तो उन्होंने भी वो चैनल देखना चाहिए। मेरी खुद की चाहत है कि शी विल ग्रो लाइक एनीथिंग, यानी वो ज़बरदस्त ग्रो होनी चाहिए। ये मेरी खुद की सोच है। तो स्विच ओवर करते हैं मानसी के पास। चलो मानसी, आज एक्साइटेड हूँ मैं सुनने के लिए। थैंक यू। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। आपने एक तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और सबको एड्रेस करने का चांस मिला। बहुत सीखा है आपसे एज़ अ टीचर, आपसे काफ़ी सीखा है। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी मिलना आपके वहाँ से, वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जब आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको एड्रेस करते हैं सालों बाद भी, तो अच्छा लगता है ये देख के और समझ के। यही है कि जब अच्छे लोगों के पास से सीखे तो इसके वजह से आपके अंदर वही भावना होती है कि हम भी दूसरों को अच्छे से सिखाएं, क्योंकि आपने सीखा अच्छे लोगों के पास से है। मैं काफ़ी लोगों को बोलती हूँ कि आप जब सीखने जाते हो तो आप बस इंसान का फ़ी देख के या उसका स्टैंडर्ड देख के उसके पास सीखने नहीं जाना होता है, आप उसका चरित्र भी सीखते हो। आप उसका ज्ञान नहीं, उसका चरित्र साथ में सीखते हो। तो यही है कि जब ये स्टार्ट हुआ, यहीं से आइडिया आया था कि ठीक है, मैं भी जो है मैंने अपने टीचर से अच्छा सीखा है तो मैं भी दूसरों को अच्छे से सिखाऊँगी। एक छोटा-सा इंसिडेंट था। आई रिमेंबर, मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने गई थी कहीं पे, और वहाँ पर जो है जो 40-50 साल की उम्र के जो अंकल थे, जो 25-25, 30-30 साल से ये लाइन में थे, ये फ़ील्ड में थे फ़ोटोग्राफ़ी का, पर फिर भी उनको जो है बेसिक चीज़ें, जैसे फुल फ्रेम कैमरा क्या होता है, एपीएसी सेंसर क्या होता है, ऐसी बेसिक चीज़ों का उनको आइडिया नहीं था। वो मैं जब उनका सुना मैंने कि
ये सिचुएशन है और उनको अभी भी डाउट है, 50 साल की उम्र में डाउट है, और मैं अभी तो बस मैंने चालू किया था, मैंने कोर्स एक सीखा। आपको कोर्स में स्टार्ट टू एंड सब समझा देने में आता है, तो इसकी वजह से आपका थियोरी प्रैक्टिकल सब क्लियर होता है। अभी उसमें सिर्फ आपको क्रिएटिविटी से आगे बढ़ना होता है। पर जब मैंने ऐसे ऐसी सिचुएशन देखी, तो हम लोग जब घर पे डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे डैड ने मुझे यही आइडिया दिया कि उनको नहीं तो उनके बच्चों को जो है फोटोग्राफी सिखाओ, ताकि कल सुबह जो है उनके बच्चे भी ऐसा ऐसा यहाँ से वहाँ बौखलाए नहीं कि यार अभी तो हमको भी आता नहीं है, ये फुल फ्रेम क्या होता है, ये एपीएससी सेंसर क्या होता है, राइट। तो इसीलिए जो है हम लोग ने वहां से ही सिखाना स्टार्ट कर दिया। मुझे तो खुद को नहीं पता था कि मैं कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी, पर कैसा है ना कि जब आप बोलने बैठते हो, तो आपका जो भी आपने इतने सालों में सीखा होता है, वो सब धीरे धीरे सामने वाले के सामने बाहर आ जाता है। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, बस वैसा ही मेरे साथ होने लगा। आई स्टार्टेड टीचिंग, हो सके उतना सबको सिखाना शुरू किया। जब लॉकडाउन आया, तो सोचा कि ठीक है, अभी 2020 है, थोड़ा तो आराम किया स्टार्टिंग में। फिर लगा कि वो एक बहुत टाइम पहले का सपना था कि यूट्यूब चैनल चालू करना है, वहाँ पे मुझे लोगों को सिखाना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटेंशन ही ये था कि जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं पहुँच सकता है फोटोग्राफी का, वहाँ वहाँ पहुँचे, और यूट्यूब वही काम करता है, जहाँ हो सके वहाँ पे वो पहुँचा देता है। जब स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स तब तो कुछ नहीं हो रहा था, पर 6-8 महीने के अंदर इट गॉट वायरल। तो काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ थे, और मेन जो वीडियो वायरल हुआ था, वो वेडिंग फोटोग्राफी का था। अगर आज आप हमारी मार्केट देखोगे, 10 लाख वेडिंग फोटोग्राफर्स है, 10 लाख। और ये जो 10 लाख वेडिंग फोटोग्राफर्स है, ये ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेडेड है। अगर पूरी फोटोग्राफी मार्केट देखें तो 20-25 लाख फोटोग्राफर हो जाएंगे, पर मैक्सिमम मार्केट वेडिंग फोटोग्राफर्स कवर कर रहे हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल देखोगे, तो वहां पे वेडिंग फोटोग्राफी कोई सिखाया ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफर्स यूजुअली एक दूसरे को कैमरा के सेटिंग्स नहीं समझाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका आर्ट दूसरा वाला इंसान लेके चला जाएगा। और ये अभी शहरों की बात अलग है, हम शहरों में रहते हैं, पर अगर आप गाँव जाओगे, वो बस इंस्टाग्राम पे फोटो देखते हैं, पर उनको खुद को पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स नहीं बनी है। मुंबई में तो अभी भी 4-5 इंस्टीट्यूट आपको अच्छी मिल जाएगी फोटोग्राफी की, पर ऑल ओवर अगर आप भारत देश देखोगे, इंस्टीट्यूट्स नहीं है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, फॉरेन कंट्री के जो इंस्टीट्यूट्स है, वहां पर से ये जो सीखने को मिलता है, वो इतना प्योर और इतना डेप्थ में नहीं होता है जैसा आपको इंडिया में सीखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया के टीचर्स अगर आप देखोगे, ज्यादा पेशेंट है, ज्यादा अच्छे हैं। तो इसकी वजह से जो है यूट्यूब चैनल ऐसे ही मुझे हेल्प कर दिया। मैंने हिंदी में स्टार्ट किया, ताकि गांव ये जो है वीडियोस पहुंचे, और ऐसे ही वीडियोस वायरल हुए जो है वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर थे। उसके बाद तो बस वही चलता रहा, 1 बाय 1 जो है। आज के डेट में हम लोग को जितने भी फोन आते हैं, वो मैक्सिमम 90% गांव से आते हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते तो इसका फी बड़ा बढ़ा कर रख सकते थे, पर मेरा इंटेंशन स्टार्टिंग से ये रहा है कि हम लोग एक अफोर्डेबल प्राइसिंग में रखेंगे, ताकि जो है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर आपके मन में ये सपना है कि मुझे एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है और आगे बढ़ना है, तो फिर आप जो है ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे स्टार्ट टू एंड जितना एक फोटोग्राफर को सीख के समझना होना चाहिए, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल, वो सब कुछ 2 महीने के अंदर में सिखाया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे अभय सर ने अभी कहा कि यार कैसे ऑनलाइन सिखाए, ऑनलाइन में क्या ही सीखने को मिलेगा, फोटोग्राफी तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, राइट। पर कैसा होता है, आज का जो हमारा ये डिजिटल एरा है, जहाँ पे आप सब कुछ जो है वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, तो इसकी वजह से हम लोग ने ऐसे पूरे वीडियो को एडिटिंग किया, जहां पर आप जो भी चीज फोटोग्राफी में देखते हो या सीखते हो, उसको प्रैक्टिकली, जैसे यहाँ पे अगर स्टूडियो है, तो स्टूडियो में प्रैक्टिकली दिखाया गया है, वो चीज आपको घर पे ट्राई करनी है, और फिर वही फोटोज मेरे को सेंड करने हैं। सेंड करने के बाद हम हर सेशन के बाद उसको रिव्यू करते हैं कि क्या आप कर रहे हो, क्या आप नहीं कर रहे हो। रिव्यू करने के बाद उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये एक क्लासरूम सेटअप से भी बेहतर है, बढ़िया है, क्योंकि सब अपने अपने घर से अपने अपने कामों को छोड़े बिना सिर्फ दिन के 1-2 घंटे देते हैं, और उनको जो है फोटो रिव्यूइंग के साथ खुद से वो सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कैमरा सेट करके दूं नहीं, वो लोग खुद से घर पे कैमरा सेट करते करते धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब उसको कुछ क्वेश्चन आता है, उनको कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वो लोग पूछते रहते हैं। इससे उनका डेवलपमेंट और भी तेजी से हो रहा है। तो ये जो है, इसीलिए पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, ताकि अगर हम लोग गाँव ना पहुंच सके, तो क्या हो गया, ऑनलाइन जो है, जो मोदी जी ने अभी किया है कि आत्मनिर्भर बनो, कि हमारा देश क्या है, पूरे वर्ल्ड का जो स्लोगन बन चुका है कि यार आप लोगों को जो है ऑनलाइन कनेक्ट होना है, घर से नहीं निकलना है। तो हमको एज फोटोग्राफर्स एक चीज को हमको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोग्राफर क्या, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो,
मैंने एक बुक रीड की थी जहाँ पे लिखा गया था, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। जब दुर्घटना बहुत ही बुरी होती है, जब सिचुएशन बहुत ही बुरी होती है, उसमें से अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर निकल के आती है, क्योंकि तब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। आप कम से कम रिसोर्सेज में क्या अच्छा कर सकते हो, अगर आप ऐसा जुगाड़ लगाते हो, तभी जाके आप अच्छे जो है आपकी फील्ड में और भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हो, क्योंकि अब सच में आपने जो है लग्जरी यूज नहीं की है, आपने अपना दिमाग यूज किया है। तो यही है कि आप जो ऑनलाइन मीडियम है उसको वैसे ही यूटिलाइज किया है। चाहे हम लोग को अमेरिका से भी एक साइड जो है, आप देखोगे अमेरिका को एक पैसे वाला इंसान साइड में बैठा है और उसके बाजू में गांव का एक जो है जोमेटो का डिलीवरी बॉय वाला जो है वो यहाँ पे बाजू में बैठा है। सब लोग सरीखा सीख रहे हैं इस कोर्स से। तो यही था। और कोर्स क्या, पूरी जो चैनल है वो ऐसे ही डेवलप की गई है। और अगर मुझे आपको ये बताना हो कि कैसे आप जो है ऐसी सिचुएशन में जहां पर जो है सिचुएशन इतनी खराब है, फोटोग्राफर्स आजकल फोटोग्राफी छोड़ने के बाद जोमेटो का डिलीवरी का काम करते हैं, या फिर जो है अपने घर से वो केक का सामान बेचते हैं, या फरसान की दुकान खोल दी है, स्टूडियो को निकाल के फरसान की दुकान को सेट कर दिया है। आपको कितना दुख होता है ये देख के। दुख इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो फील्ड है, आज हमारी जो फील्ड है इतनी बड़ी है, शादियां हर घर में होती है और फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट हर वेडिंग में होती है। तो अगर आप देखने जाओ तो बेसिक नेसेसिटी है और लग्जरी भी हो गई है, क्योंकि अब सबको अच्छे फोटोज चाहिए, चाहे बड़ा हॉल हो ना हो, फोटोग्राफर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, उनको फोटोग्राफी की वैल्यू बढ़ चुकी है। अभी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे सिर्फ 50 लोग हैं, कैसे ये सारे फोटोग्राफर्स जो है उनका पेट भरेगा? 2 साल से जो है इनको काम ही नहीं मिल रहा है। काम ही नहीं मिले तो जो है कुछ ऑप्शन ही नहीं है, और जो है उनको ऐसे ही कोई काम करना पड़ता है जहाँ पे उनको शायद जो है क्या कर सकते हैं, वो लाचार हो चुके हैं। ये सिचुएशन में जहाँ पे आपका डाउनफॉल इतना है, आपको ये देखना है कि आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हो या लाभ उठा के आप आगे बढ़ सकते हो। आज से पहले आपको कभी भी इतना सारा टाइम मिला नहीं होगा। अभी भी सीजन को थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंटर्स तैयार किए हैं जहां पर जो है अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करोगे, ए टू जेड ये सिस्टम को फॉलो करोगे, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप जो है कोई भी फोटोग्राफी का बिजनेस क्यों ना करते हो। मैं यूजुअली वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, तो मैं वेडिंग फोटोग्राफी थोड़ा ज्यादा फोकस करती हूँ, पर आप जो है अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक फोटोग्राफर के पास 2 स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अगर इनके पास ये 50% की 2 स्किल्स आ गई, तो वो फोटोग्राफर जो है पैसा भी बहुत अच्छे से कमा सकता है, नाम भी कमा सकता है, और ये तेजी से आगे भी बढ़ सकता है। सबसे पहली स्किल जो है आर्ट। इंसान को जो है अपनी आर्टिस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए। फोटोग्राफर्स यूजुअली का दिमाग ही ऐसा रहता है, अरे वो फोटोग्राफर देख ले मेरे से ज्यादा अच्छा कमाता है, अरे बड़ी घर लेके बैठा है, अरे बड़ी गाड़ी लेके बैठा है, और उसका काम बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। सिर्फ वाह 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 करने में रह जाते हैं। एक्चुअली ये था कि आपको उसको देखना था, ऑब्जर्व करना था कि ये कैसे आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी थी। कोई भी सक्सेसफुल इंसान जब दूसरे सक्सेसफुल इंसान को देखने बैठता है, क्या वो ये देखने बैठता है कि वो कितना आगे आएगा, कितना आगे आ चुका है? हम उसकी साइकोलॉजी रीड करते हैं कि यार कैसे आगे आ गया ये। जब आप उसकी साइकोलॉजी रीड करने बैठोगे तो आप उसके स्टेप समझने बैठ जाओगे। स्टेप्स में यही होता है, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट। आप चाहे पिक्चर की मार्केटिंग बड़ी कर दो, पर आपकी पिक्चर ही बुरी है तो थोड़े लोग आएंगे और फिर वो लोग चले जाएंगे। तो आपकी पहले तो पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो खुद एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको कैमरा सेटिंग्स पे ध्यान देना है। आज के डेट में लोगों को कैमरा सेटिंग्स ही नहीं पता है, कौन से लेंसेज होते हैं वो नहीं पता है, फुल फ्रेम क्या है वो नहीं पता है। कैमरा का जो स्पेसिफिकेशन, उसको मॉड्यूल दे दो, कैमरा का स्पेसिफिकेशन उनको भेज दो और बोलो कि क्या लिखा है इसमें, कुछ पता नहीं होगा। क्यों ये कैमरा लिया? क्योंकि उसने मेरे को बोला इसलिए मैंने कैमरा ले लिया। तुम्हारा उसका काम कुछ और था, उसको लेंसेज शायद दूसरे और लगे थे, पर तुमने क्या किया, उनको पूछा, तुमने वो काम ले लिया। बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेंस ही नहीं है, आपको कोई चीज, उस चीज का एजुकेशन ही नहीं है। ये मेन था। इसीलिए देखो यूट्यूब चैनल पर भी आप मेरे देखोगे, मैंने वही किया है, लोगों को इन डेप्थ नॉलेज देने का ट्राई किया है, ताकि जो है ऐसी ऐसी गलतियां ना करे, उनको एक्चुअली पता हो कि वो कर क्या रहे हैं। पहला बात ये, कैमरा सेटिंग्स को समझना, क्या आप काम कर रहे हो वो समझना। फिर जैसे कि छोटी छोटी चीजें, जैसे कि एपर्चर, शटर, आईएसओ, वाइट बैलेंस, ये सबसे मेन सेटिंग्स है। एक्सपोजर ट्रायंगल अगर आप कंप्लीट कर लो, मतलब आपका कोई भी फोटो डार्क ना आए, ब्राइट ना आए, अगर आप सबसे सही फोटो खींच रहे हो, ठीक है। आज तक लोग ओवर फोटो खींचते हैं, अंडर फोटो खींचते हैं और फिर बोलते हैं मैं घर जाके एडिटिंग कर लूंगा। गलती हो गई ना। क्या कर रहे हो? आपको अभी भी ये नहीं पता है कि आपको कितना फ्लैश मारना चाहिए या कितना फोटो डार्क या ब्राइट होना चाहिए। आपको एक्सपोजर ट्रायंगल ही नहीं पता है। पहले आप वो तो सीखो।
आउटडोर में कैसे फ़ोटो खींचते हैं, इंडोर में वो फ़ोटो कैसे खींचते हैं, कैसे आईएसओ को रात को कंट्रोल करते हैं, कितना आईएसओ बढ़ाना चाहिए अपने कैमरा में, आपके कैमरा की आईएसओ की लिमिटेशंस क्या है, कितना एपर्चर वाइड या टेली होना चाहिए। आज तक लोगों को यही नहीं पता है कि लेंस के अंदर एपर्चर होता है और कैमरा के अंदर नहीं। तो अभी भी ये सारी जो छोटी-छोटी बातें हैं, जो मेन चीज़ आपका कैमरा सेटिंग्स वो करना सीखिए, कलर्स में रखिए। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट से 15-15, 20-20 लाख का पैसा देते हैं, उनके बाद भी उनको व्हाइट बैलेंस सेट करने को नहीं आता है। अभी भी दूसरों को पूछने बैठते हैं कि क्या कलर सेट करूँ? क्या मतलब था जब आपको कैमरा का कलर सेट करना भी नहीं आता है? क्या कौन से लेवल के तुम फोटोग्राफर बने? आपको कलर का नॉलेज होना चाहिए, लाइट का नॉलेज होना चाहिए। ये सारी नॉलेज होने के बाद तो दूसरी चीज़ है, वो है लाइटिंग। एज़ अ फोटोग्राफर अगर आप देखोगे, फोटो मीन्स लाइट, ग्राफी मीन्स ड्राइंग और पेंटिंग विथ लाइट। फोटो का मतलब ही लाइट है, फोटो मीन्स लाइट। और आप हो कि आपने जो है अभी तक आपको लाइट का नॉलेज नहीं है। अभी तक आप जो है सनलाइट, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं अच्छा सनलाइट में शूट करना है। क्यों शूट करना है सनलाइट में? नहीं पता है। काफ़ी लोग बोलते हैं स्टूडियो लाइट ले लो क्योंकि उसने स्टूडियो लाइट ली है। कब स्टूडियो लाइट यूज़ करना है? नहीं पता है। अभी भी अगर मैं बोलूँ कि ऑफ कैमरा फ्लैश टेक्निक है, अरे ऑफ कैमरा वो क्या होता है? मतलब फ्लैश ऐसा साइड में, मतलब ये इफ़ेक्ट मिलेगा। किसी ने आपको बोल दिया ये इफ़ेक्ट मिलेगा और आपको वो इफ़ेक्ट कब यूज़ करनी है, कब वो लाइट सोर्स यूज़ करना है, नहीं पता है। ये नहीं पता है का जो क्वेश्चंस के आंसर है ना, वो आपको अभी ढूँढने चाहिए। आपको जो है कलर जेल्स कैसे यूज़ करने हैं, कैसे अलग-अलग जो लाइट है, आई गेस अभय सर के जो कुछ वीडियोज़ है वो ज़्यादातर ऑफ कैमरा फ्लैश टेक्निक्स पे है, वो आप देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था जो एडवांस लाइटिंग पे था, जो वायरल हो गया था, क्योंकि लोग जो है लाइटिंग का थोड़ा-थोड़ा ट्यूटोरियल देते हैं। अभी वो एडवांस लाइटिंग वाले वीडियो में मैंने एकदम डेप्थ में समझाया कि एक-एक लाइटिंग का जो सेटिंग है, उसका क्या काम है। तो इसीलिए ऐसे लाइटिंग के वीडियोस आप देख सकते हो। फिर जो है आप आगे बढ़ के आपका जो कलर बैलेंसिंग है, सिर्फ व्हाइट बैलेंस का कलर बैलेंसिंग नहीं बोल रही हूँ, जो केल्विन रहता है वो कैसे सेट करना है, ये सब समझना है। कैमरा सेटिंग्स, लाइट का सिचुएशन, आउटडोर में आपको काम कैसे करना है, इंडोर में आपको काम कैसे करना है। अगर आप एक वेडिंग में हो जहाँ पे येलो लाइट है, मैं ऐसे फोटोग्राफर्स को जानती हूँ जो ये करते हैं कि जो हॉल के अंदर लाइट होता है उसमें काम करते हैं और बोलते हैं कि एम्बिएंट लाइट में मैंने फोटोग्राफी कर ली। कितना गलत काम कर दिया। जो लाइट है उसमें शूट नहीं करना था। एज़ अ फोटोग्राफर आपको आपके हिसाब से उस सिचुएशन में लाइट बढ़ानी थी और फिर आपका जो कैमरा है उसको सपोर्ट करता था। अगर आप अंधेरे में शूट करोगे तो आपको डार्क फोटोज़ या तो फिर नॉइसी फोटोज़ आएँगे ना। आपको तो लाइट बढ़ा के काम करना था, वो आपने नहीं किया क्योंकि आपको ऐसा लगा था कि कैंडिड फोटोग्राफी मतलब जो लाइट है उसमें काम करो। कैंडिड फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि जो लाइट में है वो उसमें काम करो। ये था कि एज़ अ फोटोग्राफर आप उस चीज़ के स्टोरी टेलिंग फोटोज़ कैसे ले सकते हो और कैसे पोर्ट्रेट ले सकते हो, कैसे एक्सप्रेशंस ले सकते हो। और ये जो लेने का काम है, वो चाहे आप 10 लाइट लगाओ या आउटडोर में काम करो, जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी जगह जगह पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आप आपका खुद का दिमाग यूज़ करके ये सेट करते हो कि ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा लाइट सेट करूँगा, वहाँ पे मैं ऐसा काम करूँगा, यहाँ से मैं वैसा काम करूँगा। जब आपको लाइटिंग का नॉलेज होगा, जब आपको स्टोरी टेलिंग का सेंस होगा, जब आपको कैंडिड फोटोग्राफी का सेंस होगा, तभी जाके आप ये दोनों चीज़ें, आपका कैमरा सेटिंग्स का नॉलेज, आपका लाइटिंग का नॉलेज और साथ ही साथ जो लोगों को आप शूट करते हो, उसका नॉलेज, ये सब कुछ मिलाकर जो है आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो। जब आप अपने फ़ोटोज़ में स्टोरी कहते हो, जब आप अपने फ़ोटोज़ में एक्सप्रेशंस कैप्चर करते हो, जब जो है आप लोगों की इमोशंस को कैप्चर करते हो, ये सारी जो चीज़ें आप कर रहे हो, साथ ही साथ आपको कैमरा का सेंस है, आपको लाइट का सेंस है, लाइट के सेंस के साथ आपको कंपोज़िशन का सेंस है। आप कंपोज़िशन से कितनी स्टोरी जो है कैप्चर कर सकते हो। अगर मैं आज किसी को पूछूँ कि कंपोज़िशन क्या है, तो मेरे को एक ही आंसर देगा, ठीक है, रूल ऑफ थर्ड्स का मैंने नाम सुना है। अच्छा, रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है? ये जो बेसिक गोल्डन रूल है, जो सालों से चलता आ रहा है, उसके भी लोगों को पता नहीं है। तो आपको जो है कंपोज़िशन के सारे रूल्स देखने हैं, उनको ट्राई करने हैं। इसके बाद जो है कि आप उसकी स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हो। जितना जो है आप कंपोज़िशन करोगे इमेजेस को, मतलब सपोज़ कि आप वाइड फ़ोटो कैसे लेना है, कब वाइड फ़ोटो लेना है, कौन-सा लेंस यूज़ करना है वो वाइड फ़ोटो लेने के लिए। क्या आप टेली काम करोगे, टेली में कौन-सा लेंस यूज़ करोगे, लेंसेज़ का नॉलेज, एंगल का नॉलेज, टॉप एंगल क्या होता है, बॉटम एंगल क्या होता है, साइड एंगल क्या होता है, कैसे उसको शूट करना है। अभी जब आप कोई लड़की को शूट कर रहे हो, आप उसकी ज़्यादा ब्रेस्ट नहीं दिखा सकते हो, आपको उसको टॉप से शूट करना है। काफ़ी लोग बॉटम से शूट करते हैं, इसके बाद जो है उनका पूरा का पूरा चेहरा जो है भद्दा दिखता है। ये सारी सेंसेस पे आपको फ़ोकस करना है। मायूस होके, डर के, घर पे बैठ के, अरे मेरा क्या होगा आगे चल के,
ये इसका आंसर था ही नहीं। आपको जो था इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना था। मैं ऐसे अच्छे बेहतरीन दिमाग वाले फ़ोटोग्राफ़र्स को जानती हूँ, जिन्होंने जो काम अच्छा कर रहे थे और ये 1 साल में बस उन्होंने घर पे बैठ के सारे एडिटिंग के जो वीडियोज़ रहते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, फ़ोटो एडिटिंग कैसे करना है, वो उनको आता था। अभी उसमें भी और बेहतर चले गए हैं। इतना बेहतर चले गए हैं कि उनको कम्पीट करना मुश्किल हो रहा है और अब वो लोग एक शादी का 4-4 5-5 लाख लेना शुरू कर दिया है। पहले वो सिर्फ़ 2-3 लाख लेते थे, अब 4-5 लाख ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है अपनी खुद की जो आर्ट है उसको और भी बेहतरीन कर दिया। जब आपके पास आर्ट का नॉलेज रहता है, जब आपके पास आपका साइंस मतलब कैमरा का नॉलेज रहता है, लाइट का नॉलेज रहता है, कंपोज़िशन का नॉलेज रहता है, स्टोरी टेलिंग, एंगल, ये सारी चीज़ों का नॉलेज रहता है, मतलब असल में आप काम बहुत ही अच्छा करते हो। जब आप अच्छा काम करते हो, तो फिर क्यों लोग आपको पैसा नहीं देंगे? खुद सोचो, आप जैसे लोग जो अच्छा काम करते हैं, उनको क्यों हायर नहीं करेंगे? मैं कितनी बार जो है अगर खाना खाने जाते हैं हम लोग होटल या रेस्टोरेंट में, मैं और मेरा भाई वहाँ पे होते हैं और वहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है जब अगर आप खाना खाने जाते हो, तो वो लोग 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसा बोलते हैं, खाना खाने वाली जो नौकरी है ना, वहाँ पे लग जाते हैं कि ठीक है हम लोग खाना बनाएँगे या फिर खुद का ठेला लगा देते हैं। जो दूसरा इंसान होता है, वो अभी भी जो है ये या तो भीख माँगता है रास्ते पे, अरे मेरे को दे दो, ऐसा करता है और जो पहला वाला इंसान होता है, वो उसी चीज़ का ठेला लगाने का शुरू कर देता है। ये माइंडसेट होना चाहिए। किसी पे डिपेंडेंट रहना, अरे कब मेरे को कोई आएगा, कब मेरे को कोई पैसा देगा, उससे बेहतर था कि आपने आपका आर्ट पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया, कैमरा पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया और फिर आपका जो प्रोडक्ट है, वो ही इतना बेहतरीन बना दिया कि उसको कम्पीट करना ही भारी है। आपको किसी और के साथ कम्पीट नहीं करना था कि ये फ़ोटोग्राफ़र मेरे से बेहतर है, वो फ़ोटोग्राफ़र मेरे से बेहतर है। यार ये जो फ़ोटोग्राफ़र है ना, ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्राइस करता है, एक काम करता हूँ मैं सस्ते में काम करता हूँ तो मेरे को जो है अच्छा काम मिल जाएगा। क्लाइंट सस्ते फोटोग्राफर को काम नहीं देते हैं, अच्छे फोटोग्राफर को काम करते हैं जो अच्छे रीजनेबल रेट्स में काम करके देते हैं। जब उनको और रीजनेबल का मतलब होता है कि जब आप कोई फोटोग्राफर को हायर करते हो, जब उनको हायर करते हो उनको उनका साइकोलॉजी ही वैसे चलता है कि यार देखो ये फोटोग्राफर अच्छा है पर ये मेरे को अच्छे रेट में काम करके दे रहा है। मतलब भले ही मैं इसको 1 लाख में काम दे रही हूँ, मेरे को इसको 1.5 लाख देना है पर ये 1.5 लाख में जो है ये मेरे को तो 2-4 लाख का काम देने को बैठ गया है। मतलब इसका आर्ट इतना अच्छा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और 50,000 देने में भी, क्योंकि आप काम अच्छा करते हो। काफ़ी फोटोग्राफर्स मार्केटिंग तो कर देते हैं पर काम ही अच्छा नहीं कर पाते। गलत हो गया ना? तो आपको जो है आपके काम पे और आपकी आर्ट पे फ़ोकस करना है। इसके बाद जो है आपको कैसे बिज़नेस करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं मैडम मैं बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। हाँ, शायद, पर कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। आपने काम तो कर लिया अच्छा पर कभी वो चीज़ को बेचा ही नहीं। आपका काम बहुत अच्छा था पर वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन तक ही अच्छा था, कभी किसी को दिखाया ही नहीं। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हम किसी क्लाइंट को काम देंगे ना और वो किसी को रिकमेंड करेगा ना वही मेरा सही जीत है। वो टाइम गया। आज का जो टाइम है, ये अपना टाइम है। ये जो टाइम है यहाँ पे सोशल मीडिया का टाइम है, जहाँ पे फूँक मारो तो आवाज़ निकलती है। आपको जो है अपना जितना आवाज़ करोगे सोशल मीडिया पे उतना लोग आपको सुन पाएँगे। कैसा है ना दिमाग लोगों का ऐसा चलता है कि अब वो मेरे को रिकमेंड करे, आजकल एक-दूसरे को कोई मिलता ही नहीं है तो क्या ही आपको रिकमेंड करेगा। बेहतर है कि आप आवाज़ करो ताकि लोगों को सुनाई दे आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है? तो आपको जो है यही काम करना है कि अब आपको आपका मार्केटिंग माइंड, अपना बिज़नेस माइंड करना है। प्रॉब्लम ये है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि यार देखो मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट लोग थोड़ी ना ये सब काम करते हैं। मैं तो एक सच्चा आर्टिस्ट हूँ। एक पेंटर कैसे होता है? मैं एक सच्चा पेंटर हूँ, मैं सच्चा आर्टिस्ट हूँ। देखो, तुम्हारी आर्टिस्ट्री से तुम्हारा घर नहीं चलने वाला है। जब मैं बात करती हूँ कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, मैं आपको क्लियर बता दूँ कि कहते हैं ना कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग यू नीड्स मनी। पैसा सब कुछ नहीं होता है पर हर चीज जो आपको चाहिए और आपके फंक्शन इनके लिए चाहिए उसमें पैसा लगता है। तो आपको जो है पैसों का माइंडसेट रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही बिजनेस माइंडसेट नहीं रखोगे तो कैसे फंक्शनिंग करोगे। मैं इतनी छोटी उम्र से ये बिजनेस में हूँ, भले मेरे पापा का बिजनेस है पर मैं जब मेरे एज में थी, जब मैं छोटी थी तब मेरे माइंड में भी ये सब नहीं चलता था। अरे क्या बिजनेस, क्या पैसा, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो फोटोग्राफर बनना है, मेरे को तो ना बहुत अच्छे से फोटोज खींचने हैं।
हाँ, अच्छे फ़ोटोज़ खींचो ना, पर उस अच्छे फ़ोटोज़ का भाव लगाना सीखो ना। ये भी तो एक आर्ट है ना। अपनी वैल्यू जब तुम खुद नहीं करोगे, तो फिर दूसरा इंसान क्या ही तुम्हारी वैल्यू करेगा? वो भी तुम्हें कम में ही नोचेगा। अरे ठीक है ना, ये कम में करके दे रहा है ना, कम में करके दे रहा है ना, चल ना, करवा लेना काम, अच्छा आर्टिस्ट है। जिस दिन तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, उसके दिन वो तुम्हारे घर पे आके चूल्हा-चौका नहीं चलाने वाले हैं। वो तो तुम्हें ही चलाना है, वो कोई क्लाइंट तुम्हें मदद करने नहीं आने वाला है तब। तब जो था तुम्हारा वही आर्ट का जो तुमने पैसा लगाया था, जो उन्होंने हँसते-हँसते दिया था क्योंकि उनको तुम्हारी आर्ट पे विश्वास था, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी आर्ट पे विश्वास था, इसीलिए जो है तुमने उस बात का पैसा लगाया। जब पैसा लगाया, अब उन्होंने आपको पैसा दिया और इससे से जो है आपका बिज़नेस चला। जब आप अकेले होते हो बिज़नेस में, तो आप काम नहीं कर सकते हो। ये बिज़नेस इज़ टीम लीडरशिप। आप जो है एक सपना लेके घूमते हो, आप एक विज़न लेके घूमते हो और आपके नीचे लोग काम करते हैं, जो आपके उस विज़न को सपोर्ट करते हैं। आपको ऐसे लोगों को हायर करना है, जो आपके इस विज़न को समझ सके, सपोर्ट कर सके और आप जो सोचना चाहते हो, आप जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हो, ये लोग जो है, आप उसको सपोर्ट करें। और ये मैं क्या बोल रही हूँ? काफ़ी बार ना हमको कोई इंसान पहले ही देर में पसंद आ जाता है। मतलब थोड़ी देर बात करो ना, अच्छा लग जाता है। जैसे कि अगर मैं अभय सर की बात करूँ, आई रिमेंबर कि जब मैंने एनआईपी जॉइन किया था और जब मैंने अभय सर के साथ जब कोर्स किया था, ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं कभी भी कोई टीचर को ऐसे अनुमान लगाती नहीं हूँ कि इसका कितना बड़ा नाम है या क्या कर रहा है क्या। मैं सिर्फ़ इतना देखती हूँ, क्या मैं ये टीचर को अपना डाउट पूछ सकती हूँ? क्या ये टीचर जो है मुझे समझेंगे? क्या मैं वो मेरे सपनों को समझ पाएगी कि मुझे कितना अच्छा काम करना है? ये मेन है। कैसा है ना कि कोई-कोई बड़े-बड़े आर्टिस्ट होते हैं, पर जब वो लोग सिखाने बैठते हैं, तो इतना ऊँचा 10 कदम ऊपर लेके चलता है कि हम उनको शायद पूछ ही नहीं सकते कि हमको क्या चाहिए। ये एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल है। मैं ऐसा ही बोल रही हूँ कि हम काफ़ी लोगों को पहली बार मिलते हैं और हमको अच्छा लग जाता है और काफ़ी बार हम उनको भले ही वो इंसान कितना भी अच्छा हो पर हमारा उनके साथ मैच अप ही नहीं हो रहा है। यही मेन है कि जब आप बिज़नेस बिल्ड करते हो, आप ऐसे ही लोगों को हायर करते हो जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग के साथ-साथ आपके सपनों को समझ सकते हो और आपकी और उनकी मेंटालिटी सेम होती है। तब जाके जो है वो आप जो पूरी टीम के साथ आगे बढ़ते हो। आप अगर सोचोगे कि मैं ही पूरा काम करूँ, सारे पैसे मैं ही घर पे लेके चले जाऊँ और आपको बहुत बड़ा फ़ायदा लग रहा है, आप बहुत बड़े नुकसान में हो। आपके पास और इलॉन मस्क जो एक बहुत टेस्ला के ओनर है, हम सबके पास 24 घंटे हैं और इस 24 घंटे के अंदर आप उस 24 घंटों का क्या करते हो, ये आपको देखना है। जो इलॉन मस्क है, अगर सपोज़ कि हम रिलायंस की बात कर लें, क्या धीरूभाई अंबानी और मुकेश भाई अंबानी आपके घर पे लाइट चली जाती है, तो घर पे पहुँच जाते हैं, हाँ, चलो मैं तुम्हारी लाइट सेट करके दे दूँ। वो तो सबको भेजते हैं ना। अगर वो भी वैसा सोचने बैठ के कि सारा काम मैं करूँ, तो आज तक हम लोग ने रिलायंस का नाम भी कभी नहीं सुना होता। ये भी मेन है। आप ऐसे लोगों को हायर करो। पहले वो चीज़ को सीखना मेन है। काफ़ी लोग हायर करना शुरू करते हैं, पर शायद खुद को ही नहीं पता है कि उनको करवाना क्या है। पहले उनको सीखना मेन है। फिर जो है ऐसे लोगों को रखना है, जो आप उनके थ्रू जो है आप आगे चीज़ों को बढ़ा सको। जैसे-जैसे आपका विज़न डेवलप होता है, वैसे-वैसे ऐसे लोगों को हायर कर के, आपका खुद का जो है डेवलपमेंट कर के आप एक अच्छी टीम फ़ॉलो करते हो। टीम बनाने के बाद जो है आप ऐसे लोगों को मिलते हो, मतलब आप समझ लो आप क्लाइंट के साथ अच्छे से बात करते हो। क्लाइंट के साथ आप बात करते हो ना, लोगों का तरीका ही नहीं होता है कभी-कभी बात करने का। कितना गलत ढंग से बात कर लेते हैं। क्या तो घमंड से बात कर लेते हैं, पता नहीं क्या ही अपने आप को समझते हैं। आप जैसे लोगों के साथ बात करोगे, क्लाइंट के साथ बात करोगे, इसमें ही तो सब कुछ है कि आप उनके साथ व्यवहार कैसा रखते हो, आप उनको कैसा अपना काम दिखाते हो। जो भी आप चीज़ क्रिएटिविटी करते हो, उसका वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया पे रखना, लोगों को दिखाना कि देखो मेरा ऐसा पोर्टफोलियो है, आपका ऐसा काम है, आपके कैसे ऐसे पैकेजेस हैं। व्यवस्थित जो इंसान दिखा सकता है, उसी को तो इंसान सामने वाला समझ सकता है। आप खुद सोचो, अगर आप एक ग्रोसरी की दुकान में जाओगे और वहाँ पे जो है बिखरी हुई सारी चीज़ें पड़ी है, यहाँ पे वो चीज़ पड़ी है, वहाँ पे वो चीज़ पड़ी है, ऐसे किराने की दुकान लगती है वो। पर जैसे ही आप कोई ब्रांडेड बिग बाज़ार में जाओगे, वहाँ पे कैसे चीज़ें सही से रखी होती रहे। आप देखना, बिग बाज़ार वाला शायद आपको ₹10 एक्स्ट्रा लगाएगा, पर फिर भी आप बिग बाज़ार में जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से चीज़ें रखी है ना, मेरा माइंड फ्रेश हो गया और शायद मुझे 2-4 चीज़ें जो लगी अच्छी, वो मैंने पहले कभी देखी नहीं, पर यहाँ पे मुझे देखने को मिला। जब आप बिखरी-बिखरी चीज़ें उनके सामने रख दोगे और उसके सामने सही से सेट करके कोई चीज़ें रखोगे, तब जाके जो है आपने आपका प्रेज़ेंटेशन सही किया। आपको जो बोलना था, आपको जो चीज़ों को समझाना था, वो सामने वाले के माइंड में आपने उतार के दिखाया। इसको भी एक आर्ट बोलते हैं। सिर्फ़ काम करना सब कुछ नहीं होता है, उस काम को बेचना भी एक विज़न डेवलपमेंट होता है।
फिर भी मैं जानती हूँ कोई लोग इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे और बोलेंगे नहीं, 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 हम सिर्फ़ आर्ट पे फ़ोकस करेंगे, आर्ट पे फ़ोकस करेंगे। ठीक है, करते रहो आर्ट पे फ़ोकस। फिर क्या होगा पता है? कि आप वहीं पे उलझे हुए रहोगे। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को जानती हूँ, जो अभी भी जो है 10 बाय 10 का स्टूडियो लेके वहीं पे बैठे हुए हैं। वो अभी भी जो है, जो आगे बढ़ना चाहिए था, जो ग्रोथ होना चाहिए था, उनसे जो ठीक-ठीक फ़ोटोग्राफ़र है ना, वो एकदम ऊपर आ गए। देखा है कभी? मतलब आपको लगेगा ये फ़ोटोग्राफ़ी इतना अच्छा नहीं है, पर इतना बड़ा स्टूडियो लेके बैठा है और ये जो है अभी भी 10 बाय 10 वाले स्टूडियो में बैठा है। क्यों? क्योंकि जो है इसने कभी भी अपना बिज़नेस माइंड चलाया ही नहीं। वो चलाया ही नहीं, इसका इसका सिंपल सा कारण है कि आपको ऐसा लगता था कि ठीक है, मैं इसमें खुश हूँ, मैं यहाँ पे सीमित हूँ, मैं इसमें सही हूँ। पर आप चाहते तो आप जो है थोड़ा-सा अपना जो आप काम का क्रिएटिविटी कर रहे हो, उसके लिए अच्छे लोग हायर करके आपका दिमाग जो है बिज़नेस में चला सकते थे, आगे बढ़ने में चला सकते और वहाँ पे भी लोगों को सही से हायर कर सकते थे। ये एक पूरा बिज़नेस माइंडसेट जब तक क्रिएट नहीं करोगे, तब तक जो है आपकी जो प्रगति है, वो वैसे नहीं होगी। अभी ये सब जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, जो इंसान ये सुन रहा है, वो काफ़ी लोग ऐसे बोलेंगे, "अरे! पर मैडम आप जो बोल रहे हो ना, वो मतलब अभी तो हमारा घर चलाने का प्रॉब्लम है और आप ये सारा बात कर रहे हो। अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड का टाइम हो या कुछ ना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कोविड के टाइम में सैनिटाइज़र और मास्क वालों ने कितना पैसा छापा है। तो हमको ये समझना चाहिए कि अभी हमारा भी तो टाइम आना शुरू हो गया। अब धीरे-धीरे सब ओपन हो रहा है। अगर आप राह देखोगे ठीक है ओपन होगा, काम आएगा, ओपन होगा। काम आ जाएगा, जब काम करना शुरू कर दोगे, फिर ऐसा लगेगा शिट यार ये तो पूरा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। मैं चाहता था तो अभी भी सब कुछ कर सकता था। वो तो मैंने किया ही नहीं। क्योंकि आपका ये गलती हो गया, ये थोड़ा-सा इमैच्योरिटी हो गया। मैच्योरली देखोगे, थोड़ा दिमाग यूज़ करके देखोगे, ठंडे दिमाग से सोचोगे, तो आपके पास समय है और समय का आपको यूटिलाइज़ेशन करना चाहिए, बिज़नेस करने में, आपका आर्ट डेवलप करने में। इसीलिए जो है हम लोग ने ये पूरा कोर्स भी डिज़ाइन किया था और इसीलिए हम लोग ने यूट्यूब चैनल जो हमारी फ़ोटोग्राफ़ी एजुकेटर्स की है, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी पूरा उस पे ही बेस्ड है। इसके बाद जो है यही काम है, यही बात है जो मुझे एक्चुअली आप सबके सामने रखनी थी और आई गेस अभी मैं चाहती हूँ कि अभय सर कुछ अगर क्वेश्चंस हो या प्रसाद जी जिनको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे पूछें। मानसी जी, मैं एक पूछना चाहता हूँ कि जी। एक्चुअली हम लोग जो अभी ये पैंडेमिक है, तो उसमें हाँ। बेसिकली बहुत जन क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी यानी जैसा आपने बताया कि काफी हुँ। बढ़िया तरीके से वो भी पता है कि इसमें पैंडेमिक में सीखना चाहिए, बराबर है ना? हाँ। लेकिन जी। कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ खाने के भी वांदे हैं, तो उन्होंने हाँ। सीखना, वो उसके लिए काम तो कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हाँ। हैं, लेकिन एट द हाँ। सेम टाइम उन्होंने सीखना चाहिए, ये बात में आप सहमत हैं? यानी दे वो समझो दूसरा काम कर रहे हैं, जैसा आपने बोला कोई ज़ोमैटो में काम कर रहा है, कोई इसमें काम कर रहा है, हाँ। तो हाँ। मुझे लगता है कि उसमें भी उन्होंने सीखना चाहिए, ये बात बराबर है? हाँ, मतलब देखिए, अगर आपके पास प्लान ए है, जहाँ पर जो है आप वहाँ पे ज़ोमैटो में काम करते हो, हमारे पास ऐसे काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी, जो वहाँ पे काम करते हैं, पर आपको देने कितने घंटे हैं? काफ़ी लोग ये सोचते हैं, "अरे! तो मेरे को पूरा-पूरा दिन काम करना है।" नहीं, आप 8-9 घंटे बाहर काम करते हो, 2-2, 3-3 घंटे भी अगर आप दिन के दे दो, तो भी बहुत है। इसमें भी आप धीरे-धीरे ग्राफ देख रहे हो। अगर आप एक रेपिटेटिव जॉब करोगे, जहाँ पे आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसों से लाचार होके वो काम करने जा रहे हो वर्सेस आप जो है जो चीज़ पे फ़ोकस करना चाहते हो, वो भी आप साथ-साथ में सीख रहे हो, तो देखो आपकी मन में जो एक इच्छा या उमंग या जो उत्साह होती है, वो भी बढ़ती रहती है और साथ ही साथ वो काम से पैसा आता रहता है और जैसे ही आपका काम अच्छा हो जाता है फ़ोटोग्राफ़ी का क्योंकि आपने सीखा हुआ है, फिर आपको बिज़नेस आना शुरू होता है और फिर ये पहली वाली नौकरी को आपको देने की ज़रूरत भी नहीं है। यस, थैंक यू। बालाजी डिजिटल विजन पूछ रहे हैं, वे ऑफ डिलीवरी प्रोसेस, फाइनल आउटपुट लाइक फाइनल आउटपुट एल्बम्स प्लस वीडियो एडिटिंग, प्लीज गाइड अस। देखिए, जब भी हम लोग जिस हिसाब से काम करते हैं, हम कभी भी जो जो भी शादियाँ शूट करते हैं, जो भी शूट करते हैं, सबसे पहले जितना भी रॉ डेटा है, ठीक है? एक तो हम लोग अच्छे से डंप करते हैं, उसे 2 जगह पे डंप करते हैं। उसके बाद जो है उसका सारा काम जैसे कि उसका फ़ोटो का हम लोग कुछ एडिटेड फ़ोटोग्राफ्स देते हैं, जितने भी फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं, वो सारे उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर जो है हम एक 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं पूरी वेडिंग का और एक 3 मिनट का भी वीडियो बना के देते हैं। एक ट्रेलर बनाते हैं, एक शॉर्ट फ़िल्म बनाते हैं, फिर उनको फुल वीडियो भी दे देते हैं शादी का, जहाँ पे वो स्टार्ट टू एंड 2 घंटे का वीडियो देख सकें। ऐसे हमारा पूरा डिलीवरी प्रोसेस है। ओके, और कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर आए हुए राजेश्वरी, मनोज ब्राह्मणे,
राष्ट्रपाल डोंगरे, विलास साड़ी, अशोक सेन, सतीश पेडणेकर, जयंत पेडणेकर, मंथन स्टूडियो, संतोष सांबे, चंदन शाह। चंदन शाह बता रहे हैं, नमस्ते मैडम, आई वॉच योर यूट्यूब चैनल, ऐसा लिखा है थैंक उन्होंने। यू, ब्राह्मी थैंक यू, थैंक यू। भंजी भाई मखाकिया, प्रद्युम्न सीदम, साई यादव, विनोद देशपांडे, सेवन सेल्फी क्रिएशन, उन्होंने मानसी मैडम नमस्ते किया है। संतोष सांबे, सबा नाज, बहुत अच्छी सिखाती है सर जी, मैं मुझे पता है बहुत अच्छी सिखाती है। प्रवीण बंसोड़े, फिर घनश्याम पटेल, लव यू सिस्टर, वी प्राउड टू वेडिंग फोटोग्राफर घनश्याम पटेल, थैंक यू, थैंक यू। नदियाड सिटी गुजरात। क्षितिज क्रिएशन, मानसी मैडम नमस्ते, आई एम फ्रॉम नेपाल। जी, संजय वर्मा, नमस्ते। आई लव फोटोग्राफी एजुकेटर्स। आनंद कामली, प्रकाश थैंक यू। देशमुख, इन सब लोगों ने आपके लिए बढ़िया यानी दी रॉक स्टूडियो, योगेश नाइक, अब्दुल पटनी, अरूप बोस, रविदीप पाटिल फोटोग्राफी। तो इन्होंने ये इन सब ने जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। और आपके जो भी क्वेश्चन हैं अगर फोटोग्राफी के बारे में या ये पैंडेमिक के बारे में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि यहाँ पर ये जूम का नहीं है, तो इसके लिए मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता। नीतीश कुलकर्णी है, तो आपके क्वेश्चन जो भी रहेंगे आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था मानसी जी को। मानसी जी, जी, ये जी, जो बताइए। आपने जो कम पीरियड में एक बहुत अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है जो कि जी। यूट्यूब पे है, तो आप कुछ टिप्स देना चाहोगे कि जो अपकमिंग यूट्यूबर्स है या जिनको ऐसा चैनल बनाना है, जिन्होंने आपके जैसे सपने देखे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? वन थिंग इज नेवर लूज कंसिस्टेंसी। जो चीज़ मैंने बहुत ऑब्जर्व की है, इसके पहले जो हमारा वेडिंग स्टोरी टेलर्स का चैनल था, वहाँ पर जो है एक बार एक वीडियो को 1 मिलियन व्यू आ गया था और उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे वीडियोस नहीं डाले थे, कभी डालती थी कभी नहीं डाले थे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी कभी भी इंसान की छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपने 1 महीना भी छोड़ दिया तो यूट्यूब समझेगा आपको शायद इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका 1 महीना आपको बहुत भारी पड़ेगा। आपको जो है कंसिस्टेंसी कभी भी अपने वीडियो की छोड़नी नहीं है। दूसरी बात, आपका जो वीडियो है उसमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो वीडियो किसी की लाइफ को चेंज करना चाहिए। आपको सिर्फ आपको अनबॉक्सिंग कि चलो ये दिखा दूँ, वो दिखा दूँ, ये टॉपिक से अगर आप ऊपर आओ तो फिर आप जो है आपका रियल नॉलेज उनको साथ शेयर करो। मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखाऊँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे सर मुझे एक चीज़ बहुत कहते थे और ये सर जो है इन्होंने एक बता दिया था जिसको मैं कभी भी भूली नहीं हूँ। द नॉलेज व्हेन यू कम इनसाइड द रूम एंड द नॉलेज व्हेन यू लीव द रूम शुड नॉट बी द सेम। जितना ज्ञान आप लेके इस रूम के अंदर आए थे और जैसे ही आप ये रूम छोड़ते हो तो आपका रूम का जो ये जो नॉलेज आपका है ना वो अभी बढ़ जाना चाहिए था। तो ये जो लेक्चर है ये इतना वैल्यूएबल होना चाहिए था। जब वो सर ऐसा कहते थे और इसके हिसाब से मैंने भी उस चीज़ को समझ के रखा था कि हर वीडियो जो मैं बनाऊँ, कोई भी वीडियो अगर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ, तो जो अभी आप हो उसमें अगर आप में चेंज वो वीडियो को देख के नहीं आ रहा है, तो शायद मैंने अपना काम सही से नहीं किया है। तो यही बात है कि हर वीडियो कुछ बोलना चाहिए, हर वीडियो का आपका कोई सेंस, आपका कोई नॉलेज होना चाहिए। काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे पास इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। देखो मैं 10-11 साल आज हो गए, इसकी वजह से जो है मैं इतना घुसी हुई इसमें, मेरे को कुछ और दिखता ही नहीं है। मुझे सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़ी के ही सपने भी आते हैं और मैं वही काम करती हूँ पूरा दिन। मैं समझती हूँ कि इतना सारा जो नॉलेज है, वो शायद आप कैसे किसी और को शेयर करो। पर मैंने एक जो चीज़ समझी है, अगर आपके पास उस चीज़ को शेयर करने का नहीं है, तो आप और सीखो और शेयर करो। अगर आप आपके जात को एजुकेट करोगे और फिर जो है दूसरों को एजुकेट करो, पहले आप वो कॉन्सेप्ट अपने में क्लियर करो और फिर वो दूसरों को अगर क्लियर करोगे, तब भी आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि तब भी आप बहुत इज्जत से उस चीज़ को सिखा रहे हो। यूट्यूब ऐसे लोगों को प्रमोट करता है या सोशल मीडिया फॉर दैट मैटर ऐसे लोगों को ऊपर लाता है जिनके पास में एक्चुअली आर्ट है, पर
वो कभी किसी के हिसाब से आगे नहीं, किसी ने मतलब जब मैंने सिखाना शुरू किया था, कितने लोगों ने मुझे आगे नहीं आने दिया था। अरे नहीं, 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 मेरा नंबर किसी को फॉरवर्ड नहीं करते थे। भले वो सामने वाले इंसान को सीखना था, अरे हमारा बैच फुल हो गया है। ऐसे सारा पॉलिटिक्स खेलते थे मेरे साथ। तो तब मुझे ऐसा लगता था क्या यार, मतलब मैं इतना कर रही हूँ और ऐसे-ऐसे लोग मिल जाते थे। पर यूट्यूब ये बैरियर ही निकाल देता है। मैं सही, मेरा ज्ञान सच्चा तो दूसरों को पहुँचेगा ही पहुँचेगा। वैल्यू एडेड, आपका कंटेंट वैल्यू एडेड होना चाहिए और आपका सर्विस अगर क्लाइंट को भी दे रहे हो तो उतना ही वैल्यू एडेड होना चाहिए कि आपका जो है नाम होता जाए और आप बढ़ते जाओ। आप जो चाहते हो वो होता जाए। सोशल मीडिया आपको ऐसे ही हेल्प करता है। यू हैव टू बी रियली रियली ऑनेस्ट। ए बी, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो डाल रहे हो वो बस एवे ही नहीं डाल रहे हो। उसका जो है सारा कुछ जो है उसके सारे टेक्निक्स, उसके थंबनेल्स, उसका सेटिंग वगैरह अगर आप देखोगे यूट्यूब पे टाइप करोगे, कितने वीडियोस आपको मिलेंगे कि ऐसे आप थंबनेल बनाओ, ऐसे आप डिस्क्रिप्शन डालो। ये सारी जो चीज़ है वो आपका ज्ञान आपको बढ़ाना चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा यूट्यूब से। और यही है, ये हर चीज़ ये जो मैंने आपको बताया, ये एक कॉमन चीज़ है जो सभी के लिए वर्कआउट करता है। ये जो मैंने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया था, तब भी उन्होंने हमको यही समझाया था और आज भी वही काम करता है। जो अच्छा होता है उसको बिकने में इतना टाइम नहीं लगता है। हाँ, एक्चुअली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरी जो 1 मिनट की सीरीज आई, तो उसके पहले जी। मैं मानसी को जगह मिला था और वहां हुँ। से मैंने 57 एपिसोड कंटिन्यूस डाले और अभी जी। उसकी ग्रोथ जो है वो हिसाब से हो रही है। यानी मेरा चैनल ग्रो हो रहा है क्योंकि मैंने बीच में तकरीबन 6-7 महीना कुछ यूट्यूब पे हाँ। डाला नहीं था और इसने बताने की वजह से मैंने 1 मिनट फोटोशॉप ये आइडिया निकाली और वो वीडियो मैंने डाले और थाउजेंड्स ऑफ व्यूज उसको आने लगे हैं। तो चीज ये है, कंसिस्टेंसी ये यूट्यूब का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और मैं भी कंसिस्टेंट नहीं था, तो यानी बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। बिकॉज इनिशियली अगर देखोगे तो मेरे मंथली 3000 सब्सक्राइबर अप्रोक्सीमेटली बढ़ रहे थे और अभी मानसी का तो जो ये है डेली के 500 600 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। सो दैट काउंट डिपेंड्स ऑन वही कंसिस्टेंसी है और जैसा उसने बताया कि वो दिल से सिखाती है, तो मैं भी 100% उसको एग्री हूँ। दूसरा, हुँ। वीएफएक्स ब्रावो पूछ रहा है, हाउ टू गेट वेडिंग फोटोग्राफी एक्सपीरियंस फॉर बिगिनर्स लाइक अस मैम, कुड वी गेट स्टेज एक्सपीरियंस विथ यू? अच्छा, अभी देखो जैसे काफ़ी लोग मुझे ये पूछते हैं कि आप हम क्या आपके वहाँ पे काम कर सकते हैं? मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ। अगर मैं जिन जिन लोगों को अभी हमारे वहाँ पे काम करते हैं, वो पहले भी थे, आज भी वही लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास भी इतना रिक्रूटमेंट स्पेस नहीं है और हम कभी भी किसी को फ्री में हायर नहीं करते हैं, हम उनको पैसा 100% देते हैं। ऐसा नहीं करते कि चल ना ये आ रहा है तो मैं उसके पास फ्री में काम करवा लूँ, हम ऐसे काम नहीं करते हैं। हम अगर आप मेहनत करते हो तो हम आपको पैसा देंगे ही देंगे। तो यही कारण है कि आप अगर हमारी चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था द बिज़नेस ऑफ फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी और वहाँ पे और दूसरा एक वीडियो बनाया था करियर इन फोटोग्राफी। इसी चीज़ को बहुत डेप्थ में लेके गई हूँ कि आप कैसे जो है एज़ अ बिगिनर भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे वहाँ पे हायर हो, क्या मैं एक एक्सपर्ट टॉप फोटोग्राफर में एक नहीं हूँ, मेरे जैसे काफ़ी है। जैसे मैंने आपको बताया 10 लाख फोटोग्राफर्स हैं। आप जो है इन लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट कर दीजिए। सभी के वहाँ पे काफ़ी लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि गाँव में जा रहे हैं, काफ़ी लोग अभी भी नए-नए आ रहे हैं। हमारे वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग थे वही कंटिन्यू है, इसीलिए हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्पेस नहीं है। पर फिर भी आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, मेल कर सकते हो उन्हें, फ़ोन कर सकते हो। मेल से ज़्यादा बेटर आई फ़ील फ़ोन करो, अपना जो काम है वो रेडी रखो। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं और फिर मुझे बोलते हैं मैं यूजुअली नहीं होती हूँ, मेरे फादर हैं, वो डायरेक्ट ये फ़ोन के साथ हैंडल करते हैं। काम अपना दिखाते हैं, काम भेजते हैं और कभी-कभी जो है काम ही नहीं भेजते, तो हम आपको कौन से बेसिस पे हायर करें, राइट? दूसरी बात ये होती है कि आपका इंटेंशन किसी के वहाँ पे हायर होने का भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोग हम लोग को ऐसे मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि यार ठीक है, हम आपके पास से सीखेंगे, हम आपके पास से सीखेंगे, 1 महीना, 2 महीना काम करते हैं और फिर निकल जाते हैं। ये गलत है। आपको जो है अगर आप किसी के वहाँ पे भी काम करने जाओ, आप सोचो ज़रा किसी के वहाँ पे भी काम करने जाओ, आपको ये देखना है कि सामने वाला इंसान अगर आपको हायर कर रहा है, अगर आपको इतना सारा सिखा रहा है, तो उसको भी यही है ना कि आप थोड़े टाइम के लिए तो उनके साथ रहो। तो काफ़ी लोग जो है थोड़ा-सा 1-2 महीना काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह पे 1-2 महीना काम करते हैं। आपको लगता है कि यार मेरा तो सब ऐसे मैं सीख लूँगा, पर आई डोंट थिंक दिस इज़ हाउ योर प्रोग्रेस इज़ गोइंग टू वर्क आउट।
आपको जो है थोड़ा-सा मेहनत से एक जगह पे टिक के जो है आगे बढ़ना है। हमारे यहाँ पे जो लोग अभी काम करते हैं वो 8-8 9-9 साल से 7-8 साल से टिके हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती इतना लंबा टिको, उनका तो ऑफ कोर्स सैलरी उस हिसाब से बढ़ते ही जा रहा है। पर यही मेन है कि आग अगर हमारे वहाँ पे नहीं तो किसी के वहाँ पे जो है फ़ोन करके, अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छा खासा चल रहा है वेडिंग इंडस्ट्री में। सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अभी आपको सबको फ़ोन करके जो है पूछना पड़ेगा, आपका काम रेडी रखना पड़ेगा, उनको जाके मिलना पड़ेगा। आई एम श्योर काफ़ी लोग जो है आपको हायर बिल्कुल करेंगे। संजय वर्मा आपके बारे में बता रहे हैं सर, आपका यानी मुझे बोल रहे हैं सर आपका सबसे बेस्ट सेशन है या आज मानसी मैम के साथ। और दूसरी चीज है प्रद्युम प्रद्युम सीधाम पूछ रहे हैं, नमस्ते मैम, क्या आप हमें हाँ जी। प्राइसिंग और पैकेजिंग के बारे में बता सकते हैं? जी। प्राइसिंग और पैकेजिंग में अगेन जो वेडिंग फोटोग्राफी का बिज़नेस वाला वीडियो था उसमें मैंने अपलोड किया था कि 100% कैसे, अगर मुझे आपको थोड़ा-सा आइडिया देना हो, तो अगर आप हमारी इंडस्ट्री देखोगे वेडिंग फोटोग्राफर की, तो जब मैं रिसर्च करने बैठी थी, जब रिसर्च करती गई, आई कुडन्ट बिलीव हमारी ये वेडिंग इंडस्ट्री 3 ट्रिलियन की है। 3 ट्रिलियन पैसा जो है इस वेडिंग इंडस्ट्री में है। 5-10 करोड़ की शादियाँ होती है और जो है 3-4 लाख वाली या 25 लाख वाली तो मिनिमम 25 लाख तो आजकल गाँव में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 10 लाख जो है लड़की वाले देते हैं, आगे के 10 लाख लड़के वाले देते हैं। ऐसे करके गाँव में जो है इतनी बड़ी-बड़ी शादियाँ हो रही है। 25-25 लाख रुपए तो कोई भी आजकल शादी में डाल रहा है। अगर आप ये 25 लाख की शादी देखोगे, तो उसमें से अगर आप गिनोगे तो 10 लाख जो है डेकोरेटर, केटरर और हॉल वाले लेके चले जाते हैं। मतलब 3-3, 4-4 लाख अगर गिनोगे, तो 10 लाख केटरर, डेकोरेटर और हॉल वाले लेके चले जाते हैं। 10 लाख वहाँ पे चले गए और आगे का जो 15 लाख था, उसमें से 5 लाख वो फूल वाला, गाड़ी वाला, ये वाला, वो वाला, वो जो छोटे-मोटे काम रहते हैं ना कि चल इसको पैसा दे दे, उसको पैसा देते हैं, अगर इसको रिश्ते में पैसे देने हैं, ऐसे करके 5 लाख चले जाते हैं। पर बाकी के जो 10 लाख है, वो आगे के वेंडर्स, कोरियोग्राफर, डीजे, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, ढोल वाला, जितने भी लोग दूसरे जो 10 मेन लोग थे, उनके लिए वो पैसा संभाल के, कपड़े, ये सारे के ऊपर जो है 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं। अब ये 10 लाख में से आप गिन लो आपका कितना शेयर आया। अगर 10 ऐसे आपके जैसे लोग हैं तो आपका आया 1 से 1.5 लाख रुपए। ये 1 से 1.5 लाख रुपए एक मिडिल क्लास शादी के लिए कंफर्टेबल होते हैं, वो उतना पकड़ के बैठे होते हैं। और अगर आप वो बोलेंगे ना, अरे हमारा बजट नहीं है, तो वो 1 आप ये देखो कि वो कहाँ पे और कैसे जो है उनका है। अगर वो मिडिल क्लास शादी है, 1-1.5 लाख उनके लिए बड़ा बात नहीं है, वो लोग उतना पकड़ के चले हैं। अभी दूसरा बात कि आपको कैसे प्राइस करना है। देखो, अगर आपकी मार्केट किस हिसाब से है, अगर आपकी मार्केट यही मिडिल क्लास लोग है, या चलो सपोज लो इससे भी कम में है, तो आप 1-1.5 लाख के बदले 50-60 हजार वाला उनका बजट रहेगा। काफी लोग जो है, काफी फोटोग्राफर्स का सबसे बड़ा प्राइसिंग में गलती ये हो जाता है, ऐसा बोलते हैं यार देखो हमारे पास 4 जन है, फोटोग्राफर लगाएंगे, 3 फोटोग्राफर लगाएंगे, 3 वीडियो वाले लगाएंगे, हम ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, और फिर तुम्हारा जो एक्सपोजिंग का खर्चा है वही 1 लाख हो गया है, और क्लाइंट का कॉस्टिंग, क्लाइंट का पैकेज, वो जो उसका पास बजट है वही 50,000 रुपए का है। और आपने कर दिया कि 1 लाख रुपया आपने उसको कोटेशन दे दिया है। अरे 1 लाख रुपया आपका खर्चा था तो आपने 2 लाख रुपए का कोटेशन दे दिया है। गलती कर रहे हो। आपका पैकेजेस जो है वैसे होने चाहिए जो उनके बजट के हिसाब से बैठ रहे हैं। खुद आपको वैसा डिजाइन करना पड़ेगा। चल भाई, एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर अगर आप हायर करोगे तो आपको ऐसा काम मिलेगा और इतने में आपको पड़ेगा। 4 लाख जन हायर करोगे, अगर आपके इतने लोग आ रहे हैं तो आपको ये चीजें मिलेगी और आपको ये खर्चा होगा। आपको खर्चे गिनने वैसे है सबसे पहले कि आपको खर्चे हो क्या रहे हैं। अगर आप फोटोग्राफर को हायर कर रहे हो, कैंडिड वाले को हायर कर रहे हो, इसको हायर कर रहे हो, उसको हायर कर रहे हो, सबका पहले खर्चा लिखो कि इतने सारे खर्चे हो रहे हैं। इसके बाद अब आपके जो स्टूडियो का खर्चा है या एडिटर का खर्चा है, वो सब 12 महीने का कॉस्ट है वो लिखो। उसके सामने हर शादी में आपको क्या कॉस्ट आ रहा है वो लिखो। उसके बाद आपका प्रॉफिट गिनो, आपकी मेहनत गिनो, और फिर जो है सामने वाले को कोटेशन दो। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, वो 50 में काम करता है, मैं मैडम 40 में काम कर दे दूं, भले मैं घाटे में काम कर रहा हूं। जब आपका कॉस्टिंग ही 60-70 हजार का हो जाता है एक शादी का, आपको मिलना चाहिए, आपको तो 1-1.5 लाख चार्ज करना चाहिए, तभी जाके कुछ पैसा घर पे आएगा, आपको घर चलाना है। पर फिर आप क्या करते हो, सस्ते में काम करते हो, 40 में काम करूंगा, 50 में काम करूंगा, और घाटे में काम करते हो। घर पे पैसे बचते ही नहीं है, घर चलाने के प्रॉब्लम हो गए हैं। यहाँ से घर चलाने के भूखमरी स्टार्ट होती है। पता है, काफी वेडिंग फोटोग्राफर्स को यही कहने में आता है
कि हम सब लोग एक भाव रखेंगे, पर कभी भी वो लोग ना एक भाव पे आते नहीं है। एक इंसान नीचे आ ही जाता है कि चल ना मैं कम में कर लूँ, क्योंकि उसको उसके घर की भूखमरी दिख रही है। उसको ऐसा लगता है मैं काम ले लूँ तो मेरा घर चलेगा। नहीं, आप काम अच्छा करो, अच्छा पैसा लगाओ, और हम सबको ये चीज़ सीखनी चाहिए। हम सबको जो है अच्छे से काम करके अच्छे से, क्योंकि अमेरिका में ऐसा हुआ है कभी? अमेरिका में देखा है, अरे ठीक है ना, सस्ते में मैं काम कर लूँगा। वो लोग अपने काम की इज़्ज़त करना सीखते हैं। अगर आप अपने काम की इज़्ज़त नहीं करोगे तो कभी भी भाव सही नहीं लगा पाओगे और हमेशा सस्ते-सस्ते में काम करना घूमते रहोगे। यस, बढ़िया चीज़ बताई मैडम ने। जी। दुर्वा वीडियो दीपेश, मार्केटिंग कैसे करना चाहिए? मार्केटिंग, सबसे पहली जो चीज़ होती है मार्केटिंग का वो यही है कि आपको जो है सोशल मीडिया यूज़ करना है। एज़ बेसिक एज़ इट साउंड्स। कौन-सा सबसे पहला तो आपको है दूसरों लोगों को बोलना है कि देखो मेरा काम अच्छा है, आप आओ। अभी आप देखो, कभी कल सुबह आप इश्तिहारों में डालोगे, यहाँ पे डालोगे, कोई सुनने वाला है तुम्हारा? कोई आजकल देखता है क्या न्यूज़ का ऐड वगैरह? आपको सोशल मीडिया पे आना है, लोगों के सामने आना है, लोगों को बताना है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जहाँ-जहाँ जितने इतने सारे ऐप्स आपके सामने खुले हैं। हम आज आज आप किसी के बारे में कहाँ से सुनते हो? सोशल मीडिया से सुनते हो, क्योंकि सबके सब घर पे बैठे हैं। ऐसे करके अभी इसमें कोई मार्केटिंग का यही है कि इसका कोई वन ऑन वन रूल नहीं है। जो चीज़ मेरे लिए वर्कआउट करता है, वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा, और जो आपके लिए वर्कआउट करता है, वो तीसरे के लिए वर्कआउट नहीं करता है। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कौन-सी चीज़ कब चल जाए, वो आपको भी नहीं पता है। तो आपको बस इस चीज़ पे नया-नया ट्राई करते-करते डटे रहना है, और एक बार एक चीज़ तो काम कर ही लेगी। यस, केडी फोटोग्राफी पूछ रहे हैं कि जब वीडियो शूट में जब शूट करता हूँ तो क्या शटर स्पीड को एफपीएस से 2 रखना है बराबर, पण जब हम दोपहर में शूट करते हैं तो क्या करें? मैं उनका क्वेश्चन नहीं समझी। एक्चुअली उनका बोलना ये है कि अगर जो एफपीएस है रेगुलरली क्या करते हैं, समझो हम लोग 50 एफपीएस रखे तो 100 हाँ। पे 100 के शटर रखते हैं ना। हाँ, तो हाँ, उनका हाँ। बोलना ये है कि अगर दोपहर में करें तो हाँ, उनको पूछना है कि क्या करना चाहिए? दोपहर में दोपहर शूट में आप करें तो दोपहर में मेरे ख्याल से आप शटर स्पीड हाई कर सकते हो, और जो एपर्चर है उसको नैरो कर सकते हो। यूजुअली पार्थ जो है वो यूजुअली सिनेमेटोग्राफी करता है, मैं फोटोग्राफी में हूँ, पर जितना मैंने देखा है और जितना मैंने इस चीज़ को सीखा है, जो एनडी आपकी फिल्टर भी यूज़ करते हैं ना मैम? एंडी फ़िल्टर भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एनडी से 200 एनडी से ना आपके स्टॉप कम हो जाएंगे, उसमें से 2 टू 10 ऐसी वेरिएबल एनडी होती है, तो आप वहां पर अगर वह एनडी घुमाते हो तो आपका शटर स्पीड जो कम रखने में वो मदद करेगा, हुँ, क्योंकि 10 स्टॉप कम हो गए तो आपका शटर स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि कम हो दोपहर में जाएगा। 1000-2000 शटर स्पीड मिलता है। अगर आप एनडी यूज करोगे तो मेरे हिसाब से उसका शटर स्पीड कम हो जाएगा। ओके, केडी फोटोग्राफी जवाब दीजिए मैडम। हाँ, तो वही आपको बताया कि इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है वीएफएक्स बाबू फिर से पूछ रहा है, मैम बिगिनर को चांस नहीं देते कोई, मैम सर्टिफिकेट मांगते हैं, इज इट नेसेसरी फॉर वेडिंग फोटोग्राफर टू गेट सर्टिफिकेट फॉर फोटोग्राफी? देखो, आज तक जितने लोगों को हम लोग ने हायर किया, हम लोग तो सर्टिफिकेट नहीं माँगते हैं। पर कैसे है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिगिनर लोगों को चांस नहीं मिल रहा है, कारण ये है कि आपने जो है बोला ही वैसे है। अब मैंने आपको बताया ना, आप कैसे लोगों को अप्रोच करते हो वो मेन है। एक इंसान जिसको काम की ज़रूरत है, जो हमारे वहाँ पे जो है इज़्ज़त से काम करना चाहता है, दिल से काम करना चाहता है, आपका काम जब आप अच्छे से तैयार भी करते हो काम देने को, और आप सही इंसान को अप्रोच करते हो, आपका बात करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, ये सभी चीज़ों को सामने वाला इंसान पकड़ लेता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा दिखाऊँगा। आप कोई चीज़ दिखा नहीं सकते हो। आप ऐसे इंसान के साथ बात कर रहे हो जो धंधा कर रहा है, जो पूरा का पूरा बिज़नेस डेवलप करके बैठा है, उनको 2 मिनट लगेगा आपकी साइकोलॉजी पकड़ने के लिए। तो आपको जो है ये चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपका अप्रोच कैसा है। आपको ऐसा फिर भी लगेगा, यार फिर भी हम लोग को कोई हायर नहीं कर रहा है, शायद आप ट्राई फुल नहीं कर रहे हो, पहला बात, और दूसरा आप गलत टाइम पे ट्राई कर रहे हो। अगर आप अभी ट्राई करोगे, मतलब जुलाई से ट्राई करोगे, अगस्त से, आई एम श्योर आपको मिल जाएगा। पर अगर आप इसके पहले के महीनों में ट्राई कर रहे थे, जहाँ पर जो है मार्केट डाउन थी, शादियाँ ही नहीं थी, आपको कोई कैसे हायर करेगा ना? आपको ये देखना है कि आप सही टाइम पे अप्रोच कर रहे हो। अगर आप दिसंबर में ट्राई करोगे तो आपको 1 मिनट में लोग हायर कर देंगे, क्योंकि उनको सबको काम लोगों की ज़रूरत रहती है। यही बात है कि आपको सही टाइम पे उनको पकड़ना है, और जो है
उनके वहाँ पे आपका जो अप्रोच है वो सिस्टम सिंपल होना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को कभी भी नहीं रखती हूँ जो एकदम वो चिकने वो बाल बना के आते हैं, ये हूँ, मैं कर लूँगा, ये एटीट्यूड रखते हैं ना, तो ऐसे लोगों को कोई हायर नहीं करता है, क्योंकि जो क्लाइंट को हम लेके आते हैं वो बहुत ही विश्वास से हमारे पास आते हैं। तो फिर जो है हमको ऐसे कुछ भी ऐसे अधूरे आगे-पीछे लोग नहीं अच्छे लगते हैं, जो व्यवस्थित हो, जो सलीके से कपड़े भी पहनना जानते हैं, जो अपना कैमरा सही से पकड़ते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको पकड़ के जो है आपको हायर किया जाता है। दुर्वा वीडियो दीपेश पूछ रहे हैं, मैडम हम फ्रीलांस करते हैं, कोई वर्क नहीं देते। क्योंकि आप सर पूछ नहीं रहे हो। अभी देखो जैसे कि काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। अब मेरे ख्याल से अभय सर इसमें ज़्यादा आगे है। अभय सर के पास इतने सारे ग्रुप्स हैं, कहाँ कितने लोग एक-दूसरे के पास माँगते रहते हैं। जब मेन वेडिंग का डेट आता है तो लोग मिलते नहीं है काम करने के लिए। तो यही है कि अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है और लोगों के साथ अप्रोच में रहना है, तो आपको ऐसे लोगों को जो है ऐसे ग्रुप्स जो है वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। जैसे कि महासंघ है या फिर एमपीए है, मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है जहाँ पर जो है सहयोग फोटोग्राफर्स ग्रुप है। ऐसे सारे ग्रुप्स में आपको जाना पड़ेगा, आपको उनका मेंबर बनना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे फोटोग्राफर आते हैं जो बिज़नेस करते हैं, और वहाँ पे जाके आपको जो है उनको फ्रीलांस करना है कि देखो मैं ऐसा काम करता हूँ, मेरे को हायर करो। कंटिन्यूअसली जब आप जो है अपना एडवर्टाइज़मेंट डालते जाओगे, तब जाके उनको पता चलेगा कि अरे ठीक है, ये फोटोग्राफर को एक बार तो बुला ही लेते हैं। यस यस यस, थैंक यू मैम। दूसरा चीज है, शुभम डुमरे फोटोग्राफी पूछ रहे, लूप डेक एडिटिंग के लिए कैसा है? लूप्ड? लूप डेक ऐसा लिखा है वहां पर, मुझे तो समझा नहीं। शुभम मुझे भी नहीं डुमरे समझा। फोटोग्राफी, आप फिर से क्वेश्चन अलग से डाल दीजिए कि जो हमारे समझ में आए। बालाजी डिजिटल विजन पूछ रहा है, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, आई थिंक न्यू फोटोग्राफर शुड वर्क एटलीस्ट 5 to 6 years। बिल्कुल। 5-6 साल का तो आपको एक्सपीरियंस देखो उसमें क्या है ना, पहले 1-2 साल तो आपको शादी को समझने में ही चले जाएगा कि कैसे काम क्या हो रहा है। आगे के 2 साल में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्या काम कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो, और उसके आगे के 1 साल के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं देख लूँगा, मैं पूरी शादी ले लूँगा, ऐसे। केडी फोटोग्राफी पूछ रहे हैं, मैंने वेडिंग में कुछ फोटोज देखा है कि हुँ। हमारा सब्जेक्ट पूरा फोकस में है और साइड में मोशन ब्लर है, तो ये हाँ। सेटिंग क्या है, बता सकते हैं मैम? जी, इसको फाइनली संगीत के फोटोज में। हाँ। ये जो होता है ना, इसको एक ये इफ़ेक्ट क पाने के लिए आपको आपका जो फ्लैश है वो 1/30 की स्पीड पे रखना है। मतलब आपकी फ्लैश का जो स्पीड है उसको थोड़ा-सा स्लो करना है। आपके कैमरा का जो शटर है उसकी स्पीड को स्लो करना है। जैसे अगर मुझे आपको समझाना हो, आपको अगर आप एक डीजे के काम में हो और वो डीजे के काम में आपको जो है आपका शटर स्पीड समझ लीजिए 1/30 रखना है। जो आईएसओ है वो 500 से 600 रखना है, और जो एपर्चर है वो आप समझ लीजिए 7.8 के आसपास आप जो है आपका एपर्चर रख सकते हो। जैसे ही आप ये सेटिंग करोगे, आपको लगेगा ठीक है, पर मेरी शटर स्पीड इतनी लो है कि मेरी जो फ़ोटो आते हैं वो एक तो डार्क आ रहा है क्योंकि एपर्चर कम है, और जो शटर स्पीड है वो बहुत स्लो है, तो मेरा हाथ हिल जाएगा। तो अगर आपको वैसी इफ़ेक्ट चाहिए जहाँ पे वो लाइट पेंटिंग जैसा हो रहा है, वहाँ पे आपको जो फ्लैश है अपना, वो सामने फ्लैश फायर करना है, और फ्लैश जो होता है उसके अंदर 1/40,000 का स्पीड रहता है किसी चीज़ को फ्रीज़ करने के लिए। मतलब आपके सामने जो इंसान होता है, अगर फ्लैश उस पे पारोगे, निकालोगे, तो उसके वजह से 1/40,000 का स्पीड मिलता है आपको, जिसकी वजह से वो इंसान फ्रीज़ हो जाता है। इंसान फ्रीज़ हो गया, पर आपका जो कैमरा था, वो कैमरा के अंदर आपने स्लो स्पीड रखा था, और तब जो है आपको आपके कैमरा को मूव करना है। जैसे ही आप अपने कैमरा को मूव करोगे स्लो शटर स्पीड के साथ, और आपका जो फ्लैश है वो फायर हो गया 1/40,000 के स्पीड के साथ, तो आपको जो है ऐसे लाइट पेंटिंग वाले फोटोज मिल जाएंगे डीजे के वक्त। ओके, और किसी के कुछ क्वेश्चन है, आप डाल सकते हो। ओके, प्रसाद जी आपका कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर, उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिए बहुत सारे क्वेश्चन। नहीं, काफ़ी बढ़िया आपके आंसर्स रहे, और काफ़ी सबको मेरे हिसाब से समझ में आया रहेगा कि मार्केटिंग करना ज़रूरी है, आपका सीखना ज़रूरी है, और आपके कोर्स के बारे में कुछ बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जो अभी जी 9 हम अगस्त को आ रहा है।
जी, हमारा जो ये कोर्स है वो 2 महीने का कोर्स है। इसमें क्या होता है कि हम जो है एक वीडियो प्ले करते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यार ये तो ऑनलाइन कोर्स है, पर उसमें आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली पूरी चीज़ें सिखाने में आती है। 1 घंटे के लिए या सवा घंटे, 1 घंटे के लिए वो पूरा वीडियो प्ले होता है। कोई डिस्टर्बेंस के बिना ज़ूम पे ये पूरा सेशन अटेंड आपको करना है। इसके बाद जो है हम लोग ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आप सो ना जाओ, उठ ना जाओ। हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस ही वैसे हैं जहाँ पर जो है आपका ध्यान 100% वो पूरे वीडियो में पड़ा रहे। हमारा पूरा प्रोसेस ही वैसा है। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको जो है जो भी क्वेश्चन्स आते हैं, जो भी डाउट्स है वो आपको लिख के रखने हैं 1 घंटे में, वो आप हमको पूछते हो। जैसे ही आप हमको पूछते हो, उसका हम लोग सॉल्यूशन देते हैं और फिर आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि आपको इतना घंटे का काम जो है आपके घर से करके आना है। ये ऑनलाइन क्लास है तो ऑफ कोर्स हम लोग दोनों साथ में मिलके यहाँ पे तो बैठ नहीं सकते हैं। आपको आपके घर पे प्रैक्टिस करना है। जैसे ही आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, आप खुद से सीखते हो और आपको दिक्कतें आती हैं। जैसे ही दिक्कतें आती है, आप दिक्कत के बारे में पूछते हो और आपका फ़ोटो को जो आपने खींचा हुआ है, उसको आप रिव्यू करवाते हो। जिसकी वजह से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि देखो आप यहाँ पे गलत जा रहे हो, यहाँ पे गलत जा रहे हो, वो कर लो, ये बेहतर कर लो। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें वापस करके आते हो, तो नेक्स्ट सेशन में आपको वापस फ़ोटो रिव्यू का ऑप्शन मिलता है। हर स्टूडेंट को हम लोग 25 से 30 स्टूडेंट ही लेते हैं एक बैच में, तो हम इतना ही आपको मतलब पूरा फ़ोकस आपको आपको अटेंशन मिले इसीलिए इतने ही स्टूडेंट्स लेते हैं। हमारा जो 9 अगस्त का क्लास है वो ऑलरेडी आधा फुल हो चुका है। अगर आप आना चाहो तो आप अभी ले सकते हो, नहीं तो सीट्स एक्चुअली बुक हो चुकी है। इसके बाद जो है आपको आपका फ़ोटो रिव्यू होने के बाद आपका 1 बाय 1 अगर आप प्रोग्रेस देखोगे तो पहले सेशन से लेके हमारा जो 2 महीने का लास्ट सेशन रहेगा, वो इतना धीरे-धीरे टफ होता जाता है। मतलब टफ मतलब इतना डिटेल में इन डेप्थ चला जाता है कि आपको लगेगा जैसे आपको कल से कभी भी किसी को भी कोई कैमरा इंसान वाले को या फ़ोटोग्राफ़र को ये नहीं पूछना यार कौन-सा कैमरा अच्छा है या आपको ये नहीं पूछना कि मैं एंगल कैसे लूँ? आपके पास सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। शायद आपको कोई यूट्यूब वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं गिरेगी क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। बस आपको सिर्फ़ अपने आप को अपडेट करते रहना है। हम जो है इतना डेप्थ में सिखा देते हैं, उसके बाद आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही वो 2 महीना खत्म होता है, इसके बाद जो है आपका सर्टिफ़िकेशन राउंड होता है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, वो आपके पोर्टफोलियो की तरह काम कर सकते हैं। आप किसी और को अपना काम दिखा भी सकते हो और आपका एक छोटा-सा टेस्ट लेने में आता है, एक छोटा-सा एग्ज़ाम जो आपको कंप्लीट करना है और वो ईज़ी एग्ज़ाम रहता है। देखो, अगर मैं आपको एग्ज़ाम बोलूँगी ना तो लोग डर जाते हैं, पर हमारी जो ये एग्ज़ाम है वो एक जापानीज़ टेक्नीक है, उसके हिसाब से है जहाँ पर जो है आपको सिर्फ़ आपके मन में जो आपको जो क्वेश्चन है, जैसे वो क्वेश्चन एकदम इंटरपर्सनल क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यार ये सिचुएशन में मैं क्या करूँ? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं। तो ये एक जापानीज़ टेक्नीक है जिसको हम लोग ने फ़ॉलो किया है हमारी टेस्ट लेने के लिए और साथ ही साथ जो आपके पोर्टफोलियोज़ होते हैं वो उसको मार्केट कैसे करना है, कैसे आप उसको बेच सकते हो, कैसे आप काम ले सकते हो मार्केट में, वो भी सिखाया जाता है। और यही है कि आपको एक फ़ोटोग्राफ़र की तरह हम लोग तैयार कर देते हैं। थैंक यू। देवाशीष देशपांडे पूछ रहे हैं वेडिंग में किस लिमिट तक हम वाइड एंगल यूज कर सकते हैं, प्लीज सजेस्ट। 16 एमएम तक, मतलब मैं 16 एमएम तक ही जाती हूँ, उसके नीचे फिशआई हो जाता है और वो इतना अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ बहुत टेढ़ा लग जाता है। तो हम लोग जो लेंस यूज़ करते हैं वो 16 टू 24 एमएम का यूज़ करते हैं, उसके नीचे नहीं जाते हैं। संजय वर्मा पूछ रहे हैं मैम वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें। 2 सॉफ्टवेयर्स हैं जो सबसे अच्छे चल रहे हैं मार्केट में अभी। एक तो एडोब प्रीमियर प्रो, इसके तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ भी मिल जाएँगे आपको, बहुत चल रहा है एडोब प्रीमियर प्रो। साथ ही साथ ईडीएस भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, हम लोग काफ़ी लोग ईडीएस भी यूज़ करते हैं वेडिंग इंडस्ट्री में क्योंकि ईडीएस में जो कटिंग का प्रोसेस है वो बहुत आसान है। एडोब प्रीमियर प्रो में कटिंग में टाइम बहुत लगता है, जिसकी वजह से अगर आपको ट्रेलर या शॉर्ट फ़िल्म वगैरह बनाना हो, कुछ ऐसा कलर करेक्शन वगैरह करना हो, तो आप एडोब प्रीमियर प्रो में जा सकते हो। पर अगर आप ट्रेडिशनल वीडियो का एडिटिंग करना हो, थोड़ा-सा जल्दी आपको वीडियो का एडिटिंग करना हो, फ़ास्ट प्रोसेस करना हो, तो आप ईडीएस का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स ईडीएस का जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका में ब्रॉडकास्टिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम में आता है, पर इंडिया में आप देखोगे काफ़ी लोग जो है वेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे जो ईडीएस में आपको काम में आएँगे, आपका वेडिंग का काम अच्छा दिखाने के लिए। तो आप दोनों सॉफ्टवेयर्स को साइमल्टेनियसली यूज़ करके जो है अपना काम आगे बढ़ा सकते हो एडिटिंग का। ओके। फिर शुभम डुमरे पहले का क्वेश्चन था लूप डेक कीबोर्ड के बारे में बता रहे हैं वो। सॉरी, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है लूप डेक कीबोर्ड की। सर आपको आइडिया है नहीं इसकी नहीं, मुझे इस भी कीबोर्ड? आइडिया नहीं, नहीं नहीं नहीं, जी, मुझे जी। भी आइडिया नहीं।
जो जी। इसका भी आंसर मैं एक्चुअली बाद में ये सेशन कंप्लीट होने के बाद सर्च करके दे देता हूँ। श्योर, SRS श्योर। कोकनी पूछ रहे हैं, मैम फोटोग्राफी में पोजिंग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन दीजिए। पोजिंग, देखो कैसे है ना, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पोजिंग देते हो सामने वाले को, इसका जो है मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस डाले थे। इंस्टाग्राम पे जो रील्स रहता है वो मैंने बहुत डाला था कि आप कैसे आपका पोजिंग कर सकते हो वगैरह, और एक वीडियो बनाया था वेडिंग कपल पोजिंग और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का वीडियो बनाया था जो भी पोजिंग के ऊपर था। ये 3 वीडियोस अगर आप इंस्टाग्राम पेज हमारा चेक करोगे फोटोग्राफी_एजुकेटर, साथ ही साथ यूट्यूब पे ये 2 वीडियोस देख लोगे, तो आपको पोजिंग का इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा। पर अगर मुझे आपको अभी एक लाइन से मैं समझाना हो तो, जब आप पोजिंग देते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये होती है कि भाई कैसे बोले, क्या बोले उनको, सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई मैं भूल गया था, मैं सोच के तो आया था कि मैं पोजिंग दूँगा, पर मैं भूल भूल गया। अभी मैं यहाँ पे आके क्या बोलूँगा? ये दूसरा मेन प्रॉब्लम है। तीसरा, कि आपको पता ही नहीं है कि पोज़ देते कैसे हैं। आप जो भी पोज़ दे रहे हो, उसमें आप कुछ अजीब पोज़ दे रहे हो, जिसमें ऐसा लगता है कि ये क्या दे दिया है फ़ोटोग्राफ़र ने, सामने वाला शर्मा जाता है, हँस पड़ता है और आपको भी आपका आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। ये 3 मेन प्रॉब्लम है पोज़िंग देने के। इसके लिए सबसे ईज़ीएस्ट टेक्नीक है कि आपको पिंटरेस्ट करके एक ऐप आता है, वो डाउनलोड कर लो। पिंटरेस्ट में आपको बहुत सारे पोजेस मिलेंगे, जो भी आपको पोजेस अच्छे लगते हैं, वेडिंग कपल पोजेस में पोजेस अच्छे लगते हैं, उस सबके स्क्रीनशॉट्स लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक गूगल ड्राइव पे फ़ोल्डर बनाइए कि देखो ये सारे फ़ोटोज़ हैं पोजेस के, ब्राइड के पोजेस, ग्रूम के पोजेस या कपल पोजेस, जो भी आपको अच्छा लगता है, फ़ोल्डर बनाओ। और जब आप कपल को पोजेस देते हो या जो भी पोजिंग आप देते हो, उनको वो फ़ोटो दिखाओ। वो लोग तुरंत खड़े रह जाएँगे वैसे। देखो उसको 2 चीज़ लगेगा, एक फ़ोटोग्राफ़र ने ना मतलब बहुत मेहनत करके पोजेस ढूँढ के आया है, बहुत नए-नए पोजेस ढूँढ के आया है, और दूसरा आपको उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो फटाफट अपने हिसाब से खड़े रह जाएँगे। तो आपको बस आपके हाथ में वो फ़ोन रखना है कि मैडम ये ऐसे खड़े रह जाओ, ऐसे खड़े रह जाओ, वो तुरंत खड़े रह जाएँगे। इसके बाद आपको सिर्फ़ उनको करेक्ट करना है, मतलब अगर आपके पोजिंग के चार्ट में पतली लड़की है और वो सामने वाली लड़की मोटी है, तो उसका जो है आगे-पीछे थोड़ा-सा करेक्ट कर दो ताकि वो भी सही दिखे कैमरा के सामने। बस इतना ही आपको करना है। आपको तैयार की हुई चीज़ जब आप उनको दिखाओगे तो आपका काम हो गया ना, फिर तो आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी है। ये बात है। अनिल स्टूडियो RBL पूछ रहा है, मैम ऑनलाइन कोर्स की फीस क्या है, प्लीज बताइए। तो जो हमारा ये ऑनलाइन कोर्स है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेज़ में रखा है। 2 महीना जब हम लोग इतना आपको टाइम देते हैं, उसके ऊपर हम लोग सिर्फ़ 5000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, जिसके ऊपर 18% जीएसटी है, जो जीएसटी होता है ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को जाता है। हमारा ये कोर्स का चार्जेज़ सिर्फ़ 5000 रुपीज़ है 2 महीने का। ओके, थँक यू. प्रीमियम प्रोसाठी ऑनलाईन कोर्स कुठे आणि कोणत्या पद्धतीने करावा? प्लीज मार्गदर्शन करावे. यानी प्रीमियर प्रो का ऑनलाइन कोर्स. प्रीमियर प्रो का अगर आपको ऑनलाइन कोर्स सीखना है तो मेरे ध्यान में तो अभी कोई है नहीं, पर ऑफ कोर्स ऑफलाइन के लिए काफ़ी लोग हैं जो कर सकते हैं। आई गेस अभय सर इसमें ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मेरे पास इसके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है जहाँ पे आपको प्रीमियर प्रो ऑनलाइन सीखने को मिले। डेफिनेटली मैं देसले सर जो ड्राइंग टीचर हैं उनको ज़रूर बताऊंगा, उनके कमेंट के आगे लिख के कि कहाँ से आप सीख सकते हो. दूसरी चीज़ है कि आपका जो लिंक है वो मैंने डाल दिया है, आपने जितने वीडियो बोले वो जी। इसमें अपने इसमें. और फिर से VFX ब्राउ पूछ रहा है, मैम अप्रोच कैसे करें बिगिनर्स, प्लीज़ बताएं मैम वर्क के लिए. तो VFX ब्राउ मैं खुद बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल में मेरा नंबर लिखा हुआ है, बराबर है. तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. आप कहाँ पर रहते मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है और कहाँ पर आपको जॉब मिलती है. तो मेरे हिसाब से ये सही आंसर होगा. केडी फोटोग्राफी, एक मिनट. केडी फोटोग्राफी, आपके क्वेश्चंस का आंसर हमने दिया है ऐसा लग रहा है. अगर कोई नया क्वेश्चन हो तो आप डाल सकते हो. बालाजी डिजिटल विजन पूछ रहा है, इफ असाइनमेंट आउटडोर लाइक वेडिंग टाइम मैनेजमेंट प्लीज गाइड अस.
अगर आपका जो वेडिंग का असाइनमेंट है, जब आप आउटडोर में काम कर रहे हो, तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आपको उनको पहले से बोल के रखना है। जब भी मैं शादियों में काम करने जाती हूँ, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, वो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ने लिख के रखा है कि आपको हम लोग को आधा घंटा देना पड़ेगा। अगर आप हमको आधा घंटा नहीं दे रहे हो, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लाइंट को मैनेज करने दो स्टार्टिंग का टाइम। जो क्लाइंट टाइम पे अगर क्लाइंट जो है अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाए और फिर जो है मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादा टाइम पास ना करे और उसके बाद आधे घंटे का जो आपको टाइम मिले, आधा घंटा तो मिनिमम एक फोटोग्राफर को लगता है। मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, 2 आवर्स टू द मेकअप आर्टिस्ट एंड 2 मिनट्स टू द फोटोग्राफर। मेकअप आर्टिस्ट को 2 घंटा, फोटोग्राफर को 2 मिनट। दोनों की आर्टिस्ट्री काम की है। मेकअप आर्टिस्ट की आर्टिस्ट्री काम की है, हमारी भी है, और हमको आधा घंटा भी नहीं देते हो तो फिर क्या ही आपकी मेमोरीज कैप्चर कर पाएंगे। हम लोग को भी तो लाइट सेट करने को टाइम लगता है। ये सारी चीजें आप क्लाइंट को समझाइए तो उनको समझ में आएगा, नहीं कर उनको ऐसा ही लगता है कि बस वो फोटोग्राफर खींच लेगा, और जब आप नहीं खींचोगे तो आपके पीछे पड़ेंगे। इसके बाद अगर फिर भी लोग समझते नहीं है तो आपको क्या करना है, ज्यादा लोकेशन में घुमा घूम नहीं करना है कि चल मैं यहाँ पे भी ले लूँ वहां पे भी ले लूँ। बड़े बड़े फोटोग्राफर्स, काफी सारे फोटोग्राफर्स यही गलती करते हैं, यहाँ पे फोटो लेते हैं फिर वहां पे फोटो लेते हैं, लोकेशन यहाँ से वहां करने में ही टाइम पास कर डालते हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है तो जो भी 15-20 पोजेस आपने सोच के रखे थे वहीं के वहीं खत्म कर दो। अगर आपको ऐसा खत्म नहीं करना है तो पहले से उनको बोल के रखो। बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, वो लोग फोटोग्राफर थोड़ी ना है, और शादी वो एक ही बार कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यस मैम, बराबर है। संजय वर्मा पूछ रहे हैं, मैम मुझे एल्बम डिजाइन में बहुत टाइम लगता है, फास्ट एल्बम फोटोशॉप में कैसे बनाए? सर ये तो आप ही आंसर करो। एक्चुअली सर के पास नहीं सीखा है। एक्चुअली काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप हमारी मैंने एक अपनी एक्शन भी दी है मेरे, अगर चैनल में आप प्लेलिस्ट में अगर एल्बम डिज़ाइनिंग देखोगे तो वहाँ पर मैंने एक एक्शन भी दी है जिससे आप एल्बम काफ़ी फास्ट कर सकते हो। तो संजय वर्मा जी, मेरे हिसाब से ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। जय सिंह शिंदे बता रहे हैं, अनबिलीवेबल और व्हाट अ नॉलेज अबाउट फोटोग्राफी एंड ब्रिलियंट मेंटर, हैट्स ऑफ, सैल्यूट आपको बता थैंक रहे यू, हैं। थैंक यू, थैंक यू। वो काफ़ी बढ़िया है। और ये जो और एक वो ये बता रहे हैं, शुभम डुमरे फोटोग्राफी, लुबडेक जो कीबोर्ड है उसके बारे में अभी मैं जस्ट पढ़ रहा था। तो ये एक्चुअली एडिटिंग के टाइम यूज़ किया हुआ कंसोल है, और वहाँ पर आप काफ़ी अच्छी तरह से आपका एडिटिंग कर सकते हो। तो इसके बारे में मैम जो है वो फोटोग्राफी सिखाती है, तो उनको उसका मेरे हिसाब से नॉलेज नहीं रहेगा। मैं भी एडिटिंग करता हूँ, लेकिन मुझे भी वो पढ़ना पड़ेगा। शुभम जी, मैं आपको ये भी मेरा स्टूडेंट ही है, तो उसको मैं फ़ोन करके ये चीज़ बता देता हूँ लूप डेक कीबोर्ड के बारे में। ओके। हाँ, दूसरी चीज़ है एक्चुअली व्हाट। हाँ, एक वीडियो है यूट्यूब पे जो मैंने देखा था। आप जो कीबोर्ड का बोल रहे हो ना, काफी एक पिक्सिम परफेक्ट करके एक वीडियो उसने बनाया था। अगर आप यही चीज वहां पे टाइप करोगे तो आई गेस शॉर्ट की का एक पूरा वो लोग कंसोल देते हैं। तो उसमें यस, काफी सारे लोग चंद्र बारात हुई है, ऐसा दो तीन ऐसे चंद्रू हाँ। भारती वो और यूट्यूबर ने भी किया। पिक्सी इम्परफेक्ट, ये 2 जन जो है उन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए थे जहाँ पे ये कंसोल को वो लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो लूप डेक का है कि वो मुझे नहीं पता है, वो कंसोल था बहुत अच्छा। ये इनकी बात से आइडिया आ गया कि वहाँ पे शॉर्ट कीज है सारे। तो आप एक बार यस, देख यस। सकते हो, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है पूरे वीडियो में। ओके। SRS कोकनी बता रहे हैं, थैंक यू सो मच मैम, गुड वाइब्स, आपने बहुत अच्छे से थैंक यू, थैंक यू। हम सभी को नॉलेज दिया। तो और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। विनोद देशपांडे भी बोल रहे हैं, जो कि मेंटोर है, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है, क्या बात है, आपके बारे में काफ़ी बढ़िया थैंक बात यू, कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे पता था, जब मैंने आपको पूछा तो मैंने बोला सबसे छोटी है ये हमारे पूरे मेंटोर ग्रुप में, लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया। तो थैंक यू फिर वंस अगेन कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आए। जी, जी। ओम 16 ओम नेवकर करके है, वो बोल रहे वो लुबडेक ही है, उन्होंने वो सर्च किया और वो बोला वो हाँ, हाँ। लुबडेक ही है। जी, जी, आ, जी। अक्षय जेटीटर फिर से पूछ रहे बेस्ट कीबोर्ड कौन सा है। अभी एक्चुअली कीबोर्ड के बारे में हम उतना नहीं बता सकते क्योंकि ये फोटोग्राफी का सेशन है। तो ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप बाद में फ़ोन करके पूछ सकते हैं।
संजय वर्मा बोल रहे हैं सर पिक्चम परफेक्ट बहुत बेस्ट ही है पर वो इंग्लिश जी। में बताता है इसलिए समझ में नहीं आता है। ओके अभी इसीलिए हम लोग सर अभी आप हिंदी वीडियो में बनाओ। बता रहे हैं। यस सर सर आप वीडियो बिल्कुल बना दो बिल्कुल इस पे ऊपर। बिल्कुल सर आप बिल्कुल वीडियो बिल्कुल बना दो इस पे। हाँ पक्का पक्का पक्का। आ, ओके तो जी। मेरे हिसाब से सबके क्वेश्चन हो गए। तो मैं चाहूँगा कि प्रसाद अंदुरे जी है वो कुछ ऐप के बारे में बताएं और उसके पहले मैं मानसी जी का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे चैनल पे आए और काफ़ी बढ़िया चीज़ें आपने समझाई। स्विच ओवर करते हैं प्रसाद अंदुरे जी को। थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं मानसी जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सेशन दिया है, बहुत ही रैपिड फायर राउंड की तरह उन्होंने बहुत ही अच्छे से ब्लंट ट्रूथ आज का जो दिन था, वो एक सच्चाई बताने वाला दिन था। मुझे पता है कि सच्चाई लोगों को कड़वी लगती है थोड़ी बहुत, बट दवा भी कड़वी रहती है और आपका बिज़नेस अभी बीमार है, तो उसको अगर उठाने का है, तो ऐसे कड़वे सच हमको सुनने पड़ेंगे और ताकि आप आपके बिज़नेस में ग्रो करें। एक अच्छे गुरु का, एक अच्छे मेंटर का यही काम रहता है कि वो आपको सच बताए। जो एक्चुअल है, चीज़ें हो रही है, वो आपको बताए ताकि आप आपकी बिज़नेस में प्रोग्रेस कर सकें। तो मैं फिर से मानसी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे थैंक से यू प्रसाद जी। जी, जी। ये बहुत अच्छे प्रसाद से जी ये चीज़ें समझाई। जी, यस प्रसाद जी मैम। आपको भी बहुत थैंक्स कि आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी। अभय सर मेन तो उन्होंने नहीं, नहीं, मुझे नहीं, वो सिखाया तो है। है। मैंने सर एक जी। एक बात बोलना रह गया मेरा खुद का कि हरी सर को यानी आपके डैडी को भी थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको परमिशन नहीं दी होती। तो ये थी जो कैमरा में पीछे खड़ा है वो इनका हाँ, भाई अभी खड़े हैं वो। पार्थ पार्थ हाँ, तो ज़रा उसको सिर्फ बुला दीजिए 2 मिनट के लिए सो दैट पीपल कैन हाँ, सी हू इज़ शूटिंग मानसीज़ वीडियो। तो श्योर, 1 श्योर। मिनट के लिए बुला सकते हैं। जी, पार्थ, पापा, पापा। और आपके डैडी को भी बुला लीजिए। जी, जी, जी। तो अभी तक ये पीछे है पर ये आगे हमेशा रहता है। इसकी वजह से ये सारा सब शूट होता है। काफ़ी बढ़िया शूट करता है। हाँ, थैंक यू। उसको सुनने को नहीं आता रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, हाँ। तो काफ़ी अच्छा वीडियो रहा पार्थ। बढ़िया थैंक यू सर। तरीके से आपने शूट किया है और दूसरी चीज़ है आपके डैडी को भी बुलाइए तो पूरी फैमिली दिख जाएगी। और मैं चाहूँगा डैडी भी आए आपके हरि भाई हाँ, क्योंकि काफ़ी पापा। इनकी फैमिली में वो चीज़ है कि हाँ, हर एक को वो हेल्प करते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने उनका खुद का बिज़नेस भी डेवलप किया है। तो हरि भाई जो कि सीनियर फ़ोटोग्राफ़र है एज़ वेल एज़ एमपीए के थैंक यू सर अभय जी, आपका खूब यस, खूब यस, धन्यवाद यस, क्योंकि यस। आपने थैंक यू सर, मानसी को थैंक यू। ये लायक समझा और उनको ये पूरा दिया। और मानसी भी इसमें काफी सालों से मेहनत कर रही है। वो भी यस यही सर, यस। चाहती है कि मैं ज्ञान बांटूं और उसने एक अच्छा बीड़ा उठा लिया है कि जो यस पूरे सर, इंडिया में, इंडिया के बाहर जो भी हिंदी जानते हैं और पूरा हिंदी में ही वो सिखाना चाहती थी। और काफी उसका सपोर्ट मिला पूरा भारत देश से। यस काफी सर, लोग ज्वाइंट हुए और भी वेटिंग में भी बहुत सारे हैं, उनके लिए दूसरा बैच भी चालू किया है 9 अगस्त से। और सब हम तो यही चाहते हैं, मानसी भी यही चाहती है कि हमारी फोटोग्राफी की इंडस्ट्री इतना सीखे और ऊपर आए। जो आज सब लोग 1000-2000 में एक्सपोजिंग करके आ जाते हैं, उनको उसकी खुद की वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि फोटोग्राफी है ही क्या। 1000-2000 के लिए काम करने से पूरा साल चलने वाला नहीं है। तो यस सर, यस सर। पहले वो समझेगा, सीखेगा, सोचेगा तो आगे बढ़ेगा। मानसी का भी यही कहना था कि मैं हो सके उतना सबको इतना ज्ञान बांटूं तो हमारी फोटोग्राफी इंडस्ट्री और ऊपर आवे। जितनी ऊपर आएगी उतना हम सबके लिए अच्छा है। थैंक यू अभय सर, प्रसाद जी यस सर, थैंक यू। दादाजी को भी मैं इसी तरह जानता हूँ, दादा यस फोटोज सर। को, उनका भी आभार। और थैंक यू। अर्बन एड्स सेंस के जो हमारे जयेश भाई शायद, हाँ, राजकोट से है, उनका भी असलम मेरा सर। अच्छा पहचान है क्योंकि राजकोट में मैं जाता रहता हूँ और उनसे यस, भी हमारी दोस्ती है। थैंक यू, आप सभी का खूब खूब आभार। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।